च1 इंट्रो। माय पैशनेट माफिया। आप समझते क्यों नहीं है रोहू, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके बिना जी नहीं सकते। जब भी आंख खोलते हैं हमें सिर्फ आप ही नजर आते हैं, दिल में बेस आपका ही ख्याल चलता रहता है। आप ही बताएं हम क्या करें। ये शब्द थे एक मासूम 13 साल की मेहर के, जिसे अभी मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता था, और वह दिल दे बैठी थी एक ऐसे शख्स को जिसके दिल में उसके लिए मोहब्बत जैसे कोई जज्बात नहीं थे। इन शब्दों को कहते हुए मासूम मेहर के चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत और आंखों में आंसू थे। लेकिन उसकी बातों को सुनकर सामने खड़ा शख्स गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसके तन बदन में तो मानो जैसे आज ही लग गई थी। उसकी नीली आंखें गुस्से से आग उगलने लगी थी, हाथों की मुठ्ठियां कट गई थी और नाक के नथुने फूलने लगे थे। वह अचानक ही गुस्से से दहाड़ते हुए दांत पीसकर एक एक शब्द चबा चबा कर बोला, खामोश बदजात, खबरदार जो एक शब्द और मुंह से निकला जुबान खींचकर हाथ में दे दूंगा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बात करने की, या मेरे बारे में इस तरह के ख्यालात रखने की। तुझे मैंने क्या सोचा था और तू क्या निकली। आज पूरी दुनिया के सामने तूने मेरी इंसल्ट करके रख दी। जी तो करता है अभी और इसी वक्त तेरा गला दबाकर तुझे मार डालूं, लेकिन मेरी मर्दानगी ने मुझे एक बच्ची पर हाथ उठाने के लिए रोक रखा है। अगर यही बात किसी और ने मुझे कही होती तो एक पल में गोलियों से भून डालता उसका सर। डूब कर मर जाओ चुल्लू भर पानी में, उम्र देखी है अपनी ना मुराद, बच्ची है तू, पागल हो चुकी है। खबरदार अगर आज के बाद ये शब्द दोबारा मेरे सामने कहे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चली जाओ यहाँ से, मैं अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। और खबरदार जो आज के बाद मेरे सामने आई। मुझे तो नफरत हो रही है तुम्हारी सोच से। डिस्गस्टिंग। मैं आज ही वापस ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं रुक सकता। कहते हुए वह शख्स गुस्से में अगली ही फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गया और अपने पीछे छोड़ गया दर्द और आंसुओं में डूबी हुई उसे मासूम मोहब्बत को, जिसे प्यार परवान चढ़ने से पहले ही उसके सीने में ही खत्म हो गया था। आसपास लोगों की सवालिया नजर और फुसफुसाहट भरी बातें उस लड़की के दिल तक उतर रही थी, और सबसे ज्यादा तकलीफ तो उसे उस शख्स की बातों का हुआ। दर्द उसके रिजेक्शन का नहीं, बल्कि दर्द इस चीज का कि उसने अपने रोहू को खो दिया। उसे अब वह दोबारा नहीं देख पाएगी। उसकी वह मासूम मोहब्बत अभी भी उसके दिल में जिंदा रहती, गर से वह सच्चाई पता न चली होती जिसने एक पल में उसके चेहरे की मुस्कान छीन ली, उसकी मासूमियत को खत्म कर दिया, उसकी आज़ाद और खुशहाल जिंदगी को तले दबा दिया, और जिसके नीचे दबकर दम तोड़ चुकी थी उसकी मोहब्बत। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये सच इतना बड़ा था कि उसने मासूम मेहर की जिंदगी ही बदल दी। लेकिन अब उसकी यह मोहब्बत नफरत में ना बदलकर मोहब्बत की हदों से पार, सरहदों से बढ़कर बन चुकी थी। इबादत। तो आखिर क्या था वह सच और क्या थी वह वजह जिसने मासूम मेहर के दिल को तोड़कर भी उसे आबाद कर दिया। आखिर क्यों मासूम मेहर का प्यार सूफियाना हो गया। आखिर क्यों मेहर अपना दिल तोड़ने वाले से कभी नफरत कर ही नहीं पाई। और आखिर क्यों रोहू ने इतनी बुरी तरह तोड़ा था उस लड़की का दिल जिसे कभी उसने अपनी जान कहा था। और क्या कभी मिल पाएगी मासूम मेहर को उसकी मोहब्बत। यह अधूरी रह जाएगा उसका ये प्यार। क्या होगा जब रेहान की जिंदगी में आएगी हरी आंखों वाली वह अनजान लड़की जो उसके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा ले जाएगी, जो बन जाएगी उसके लिए उसका ऑब्सेशन, प्यार, सनक और जुनून। क्या वह लड़की कभी उसे हासिल होगी। क्या होगा जब आएगी उस लड़की की सच्चाई उसके सामने। दिल्ली दिलवालों की। शायद ये सच था तब तक जब तक इस शहर में हिंदुस्तान का नंबर 1 बिजनेसमैन और माफिया वर्ल्ड पर राज करने वाला रेहान मलिक ने अपना दबदबा नहीं बनाया था। रेहान मलिक जिसकी पुश्ते सालों से दिल्ली का नामी गिरामी खानदान थी, इस खानदान पर किसी की नजर डालने की भी हिम्मत नहीं होती थी। रेहान मलिक के दादा शेर शाह बहादुर मलिक, जिनका नाम दूर दूर तक फैला था। रेहान के अब्बा हुजूर, जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर और एक नामी बिजनेसमैन थे। इसके अलावा उसके दादा और अब्बा के गैंगस्टर वर्ल्ड में भी अच्छी पकड़ थी। लेकिन रेहान जब सिर्फ 10 साल का था, एक पुरानी रंजिश के कारण उसके अब्बा हुजूर को दुश्मनों ने किसी धोखे से मार दिया, और अब उसके दादा की इकलौती जान सिर्फ 10 साल एस्टरिस्क का रेहान ही रह गए, जिसके चेहरे की एक मुस्कान के लिए शेर शाह बहादुर मलिक दुनिया को भी उसकी कदमों में झुका देते थे। रेहान जो कि बचपन से ही बहुत कम बोलता था, लेकिन उसका गुस्सा अच्छे अच्छों की पेंट गीली करवा देता था। गुस्सा तो जैसे मानो उसकी नाक पर रहता था, आंखें जिन्हें देखते ही लोग थर थर कांपने लगते थे। अपने दादाजी की जान होने के साथ साथ वह उनकी आन बान और शान था। सिर्फ 12 साल की उम्र में रेहान ने गैंगस्टर वर्ल्ड पर अपनी पकड़ बनानी शुरू की, और आज 28 साल की उम्र में
वह एक बहुत ही बड़ा नामी गिरामी बिजनेसमैन होने के साथ साथ माफिया वर्ल्ड पर भी राज करता है। रेहान मलिक, जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी सिर्फ उसके दादा है। इसके अलावा रेहान मलिक को ना ही किसी से मतलब है और ना ही किसी के लिए उसका दिल धड़कता है, लोगों के लिए मौत का फरिश्ता। लेकिन बात जब दादा की आए तो उनके सामने कुछ नहीं कहता। दुनिया की हर खुशी, हर शोहरत उसके कदम चूमती है। माफिया वर्ल्ड में रेहान को ब्लैक ईगल के नाम से जाना जाता है। ब्लैक ईगल जो अपने दुश्मनों का हवा में ही शिकार कर ले। ब्लैक ईगल जो अपनी जागीर पर बुरी नजर डालने वालों की आंखें नोच ले। ब्लैक ईगल जिसकी आंख ईगल की तरह अपने दुश्मनों को दूर से पहचान ले और कान जो हवा की रुख समझकर अपना फैसला ले। ब्लैक ईगल जिसके मजबूत पंजों से बचना दुश्मन तो दुश्मन दोस्तों के लिए भी निकलना नामुमकिन है। उसके मजबूत पंख जो सिर्फ आसमान में उड़ने के लिए बने हैं और ये दिखाने के लिए बने हैं कि पूरे आसमान में सिर्फ उसका ही कब्जा है। ब्लैक ईगल जिसके सामने किसी के मुंह खोलने की भी हिम्मत नहीं होती। हर वक्त शांत रहने वाला रेहान मलिक पावर और सक्सेस की जीती जागती मिसाल है। जिस उम्र में बच्चे खिलौने पकड़ते हैं, उस उम्र में हथियारों से खेलने उसका शौक था। वह जहां कदम रख दे वहां से लोग हिलना भूल जाते हैं। आज 14 फरवरी की रात रेहान के लिए बहुत खास था। एक बहुत ही बड़े और आलीशान विला में, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी संगमरमर के पत्थर से बना हुआ वह आलीशान विला जो आज दिल्ली की शान हुआ करता है। क्योंकि लोगों ने ऐसी कारीगरी कहीं देखी ही नहीं। यही रहता है बिजनेस और माफिया वर्ल्ड पर राज करने वाला रेहान मलिक। यह आलीशान विला जो आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा था, मेहमानों का आना जाना हो रहा था। बहुत ही खूबसूरती से सजाए हुए गार्डन में खूबसूरत लाइटनिंग की जगमगाहट के बीच एक लगभग 50 फुट का केक जो दिखने में बिल्कुल ब्लैक ईगल की तरह था। एक ईगल जिसने अपने पंजों में एक सांप को दबा रखा था। दिखने में ही तेज तर्रार आंखें और खतरनाक ऑरा एक बहुत ही बड़े और आलीशान स्टेज पर सजाया गया था, जहां एक लगभग 75 साल के बूढ़े शख्स छड़ी की मदद से आसपास मुस्कुराते हुए कई बिजनेस एसोसिएट्स के साथ हाथ मिला रहे थे और जोरों शोरों से उनकी मेहमान नवाजी कर रहे थे। खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी और आए भी क्यों ना। आज उनके लिए बहुत ही बड़ा दिन था क्योंकि आज उनके इकलौते जानेशीन, उनके जिगर के टुकड़े रेहान मलिक का जन्मदिन था। इसके साथ ही आज रेहान मलिक ने अपनी कंपनी में जो मुकाम हासिल किया था उसके कारण उसे हिंदुस्तान का नंबर 1 बिजनेसमैन ट्रॉफी मिली थी। ये ट्रॉफी जिसे हासिल करने में लोगों को आमतौर पर 60 या 70 साल लग जाते हैं, रेहान ने इतनी सी उम्र में इसे 7वीं बार हासिल किया था। 22 साल की उम्र से यह रिकॉर्ड रेहान के नाम से ही बनता आ रहा है और आज पूरे 6 साल बाद भी यह रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ। मुबारकबाद देने वालों की कमी नहीं थी कि तभी एक बहुत ही मीठी और प्यारी सी आवाज उस इलाके में गूंज हो जाती है, हेलो दादू जान, कैसे हैं आप। और इन शब्दों को सुनते ही शेरशाह बहादुर मलिक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से पलटकर पीछे की तरफ देखा तो उनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की, जिसकी उम्र लगभग 25 या 26 साल होगी, एक शॉर्ट नी लेंथ वाइन कलर की ड्रेस पहने, कानों में डायमंड के लॉन्ग ईयरिंग, चेहरे पर भर भर कर मेकअप, आंखों में गहरा काला काजल, गले में डायमंड नेकलेस, हाथों में एक क्लच और पैरों में हाई हील सैंडल, बालों की हाई पोनीटेल बनाए हुए उन्हें ही देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उस लड़की को देखकर शेरशाह बहादुर मलिक के चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं आए। उन्होंने बस एक फीकी सी मुस्कान उस लड़की को देते हुए कहा, हम बिल्कुल ठीक है। आयशा, आप कैसी है और आपके डैड कैसे है। शेरशाह बहादुर मलिक की बात सुनकर वह लड़की मुस्कुराते हुए उनके पास आए और उन्हें हल्के से गले लगाते हुए बोली, वह बिल्कुल ठीक है दादू जान, किसी इम्पोर्टेंट बिजनेस के सिलसिले में वह आउट ऑफ टाउन गए हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ गई हूं ना। अब आयशा अपनी नज़र पूरे पार्टी में दौड़ाते हुए चेहरे पर मिठी सी मुस्कान लिए बोली, वैसे एक बात बताए दादू जान, आज इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे गेस्ट हैं और इतनी बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन जिसके लिए यह पार्टी रखी गई है वही नजर नहीं आ रहे। आखिर कहाँ है बर्थडे बॉय, द ग्रेट बिजनेस टाइकून रेहान मलिक, कहाँ है वह। डोंट टेल मी कि वह हमेशा की तरह एक बार फिर पार्टी को दरकिनार करके एक कोने में बैठे होंगे। और आयशा की बात को सुनकर शेरशाह बहादुर मलिक अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए हाँ में सर हिलाते हुए बोले, तुमने बिल्कुल सही पहचाना आयशा, वह वही है जहां हमेशा होता है, हमेशा की तरह पार्टी को छोड़कर एक कोने में शांति से बैठा हुआ। तुम तो अच्छे से जानती हो उसे इस तरह की पार्टियां पसंद नहीं है, अगर उसका बस चले तो वह इस तरह की पार्टियों में आए ही ना। अरे वह तो इस पार्टी को देना भी नहीं चाहता था, पर वह तो हमारी जीत थी जो उसे मानना पड़ा। तुम तो जानती हो वह हमारी कोई बात नहीं टालता, लेकिन उसे इस पार्टी में लाना भाई हमारे बस की तो बात नहीं है।
अब तुम ही उसकी होने वाली वाइफ हो तो जाकर कोशिश कर लो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। आखिर आगे चलकर तुम लोगों को जिंदगी भी तो साथ में बितानी है। ठीक कहा ना मैंने। और दादू की बात को सुनकर आयशा शर्मा गई। वह तुरंत ही मुस्कुराते हुए वहां से जाते हुए बोली, दादू आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद रेहान को यहाँ लेकर आती हूँ। और इतना कहकर आयशा वहां से चली गई। अब थोड़ी ही देर में आयशा पार्टी के बैकयार्ड में रेहान को ढूंढते हुए आए और थोड़ी ही देर में वह एक पूल साइड एरिया पर बने हुए छोटे से ब्रिज पर आकर खड़ी हो गई। यहाँ पूल में चांद की पड़ती हुई रोशनी आयशा और रेहान के चेहरे पर पड़ रही थी। रेहान जिसकी नजरें चांद पर टिकी हुई थी और वह दिल ही दिल में कुछ सोच रहा था। उसे गंभीरता से कुछ सोचते हुए देखकर आयशा बस उसे ही देखती रह गई। उसकी नजरें तो मानो उस पर ही ठहर गई थी। इस वक्त आयशा की आंखों के सामने एक लगभग 6 फुट 7 इंच का लंबा चौड़ा और मजबूत कद काठी का इंसान खड़ा था। वाइट स्किन, काली गहरी आंखें, खूबसूरत पतले होंठ, आंखों तक आते हुए काले बाल जिन्हें उसने जेल से सेट कर रखा था, 8 पैक एब्स, 5 पीस ब्लैक सूट पहने, व्हाइट शर्ट के ऊपर से 2 बटन खुले जिसके अंदर से उसका मजबूत चौड़ा सीना नजर आ रहा था। चेहरे पर हल्की फ्रेंच बियर्ड जिसे उसने काफी सलीके से सेट किया हुआ था। गर्दन पर बना हुआ ब्लैक ईगल टैटू जो कि उसकी मजबूत पर्सनैलिटी को काफी अच्छे से शो कर रहा था। सारी दुनिया की खबर से बेखबर वह बस पूल की रेलिंग को मजबूत हाथों से पकड़े हुए चांद को निहारने में मशगूल था और खूबसूरत आयशा उसे निहारने में। रेहान को देखते हुए आयशा ने दिल ही दिल में अपने आप से कहा, या अल्लाह, कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है कि जिसे देखकर धड़कने मानो रुक सी जाए। ये खूबसूरत शरीर, खूबसूरत चेहरे की बनावट, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं लेकिन फिर भी आंखें बहुत ही गहरी जैसे मानो ना जाने अपनी आंखों में क्या छुपाया हुआ है। इसे देखकर ही इसे हासिल करने का दिल करता है। मैं सचमुच बहुत खुशकिस्मत हूँ जो रेहान मेरा बॉयफ्रेंड है। दिल तो करता है कि इस वक्त बस यही रुक जाए और मैं इस हैंडसम बॉडी से लिपटी रहूं। 6 साल हो गए हैं हमारे रिलेशनशिप को, पर कभी इसने मुझे नजर भर कर देखा भी नहीं और एक मैं हूं जो इसकी मोहब्बत में बावली हुई जा रही हूं। न जाने क्यों मुझे रेहान की यह सख्त पर्सनैलिटी ही बहुत अच्छी लगती है। मैं खुशकिस्मत हूं कि रेहान मेरा है, उसके साथ मेरा नाम जुड़ता है। कहते हुए आयशा अपनी किस्मत पर फक्र कर रही थी कि तभी उसे कुछ ख्याल आया और उसने भी यूं ही चांद को देखते हुए कहा, क्या देख रहे हो रेहान? यही कि यह कितना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत कि इसे किसी और की जरूरत ही नहीं। पूरे आसमान में यह अकेला चमकता है, रातों का हमसाया है। कहने को बच्चों का चंदा मामा, लेकिन आशिकों के लिए उनकी माशूका को खुश करने का जरिया है। साइंटिस्टों के लिए यह आज भी मसला है। अलग अलग लोगों के लिए इसके अलग अलग मायने हैं, लेकिन इससे चांद को कोई फर्क नहीं पड़ता। कल भी वही था, यह आज भी वही है और आगे भी वही रह जाएगा। उसे देखने वाले उसे हमेशा दूर से निहारते रह जाएंगे। पर सवाल बस इतना है कि क्या कोई इस दुनिया में ऐसा है जो इस चांद को सिर्फ चांद समझे, जो इसकी बराबरी किसी से ना करे, जो इसके अंदर कुछ और ढूंढने की कोशिश ना करे, जिसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना चमकता है और कितना खूबसूरत है, जो इससे कुछ लेना ना चाहे बल्कि इसमें ही डूब जाना चाहे, चाहे ये जैसा भी हो, जो अपनी रोशनी से इसे चमकाए, जिसके होने ना होने से चांद को फर्क पड़े, जिसे ये चांद चाहे। मेरी नजरों में फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं। खैर तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आई? और रेहान की बात को सुनकर आयशा उसकी तरफ अपनी गहरी मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए बोली, अपने चांद को देखने? मतलब? कहते हुए रेहान उसे अपनी काली नजरों से घूरने लगा और उसकी आंखों में सवाल देखकर आयशा ने धीरे से अपनी नजर तुरंत ही इधर उधर करते हुए कहा, वह दरअसल दादू ने भेजा था, केक कट करने का वक्त हो गया है तो बस बुलाने आई थी। और यह सुनकर रेहान बिना किसी एक्सप्रेशन वहां से जाते हुए बोला, मैंने दादू को पहले ही बताया था मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग अपनी पार्टी एंजॉय करो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। इतना कहकर रेहान वहां से जा ही रहा था कि तभी एक कर्कश आवाज उसके कानों में दौड़ पड़ी, बरखुरदार, यह पार्टी हमारे लिए नहीं बल्कि आपके लिए। आप भूल रहे हैं आज आपका बर्थडे है और आपकी सक्सेस की एक छोटी सी पार्टी। हमने पूरे देश से अपने कई सारे गेस्ट बुलाए हैं जो पार्टी में आपकी राह देख रहे हैं। कम से कम उन्हें हाय हेलो तो कर दीजिए। क्या आप उन्हें यहाँ बुलाकर बेइज्जत करना चाहते हैं? मेहमान के आने के बाद मेजबान का फर्ज होता है कि वह उनको इज्जत अदा करे। बेहतर होगा आप हमारे साथ चले, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। इतना कहकर दादाजी वहां से जाने लगे कि तभी रेहान एक ठंडी सांस लेते हुए उनके पीछे चल दिया और उन दोनों को जाता हुआ देखकर आयशा अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए बोली, वाह, मानना पड़ेगा,
दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो रेहान मलिक के फैसले को बदल दे सिवाय उसके दादाजी के। रेहान के लिए उसके दादाजी की एक एक बात पत्थर की लकीर होती है जिसका ऑब्जेक्शन वह कभी नहीं करता। आयशा सिद्दीकी, अगर तुझे इस घर में लेडी बॉस की हैसियत से रहना है और रेहान के दिल पर राज करना है तो बेहतर होगा उसके लिए तू दादाजी को अपनी मुट्ठी में करके रखा, उसके बाद तो सारी दुनिया तेरे कदमों में है। और इतना कहकर आयशा मुस्कुराते हुए उन लोगों के पीछे चली गई। आप समझते क्यों नहीं है रोहू, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके बिना जी नहीं सकते, जब भी आंख खोलते हैं हमें सिर्फ आप ही नजर आते हैं, दिल में बस पका ही ख्याल चलता रहता है, आप ही बताएं हम क्या करें। ये शब्द थे एक मासूम 13 साल की महर के, जिसे अभी मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता था, और वह दिल दे बैठी थी एक ऐसे शख्स को जिसके दिल में उसके लिए मोहब्बत जैसे कोई जज्बात नहीं थे। इन शब्दों को कहते हुए मासूम महर के चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत और आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी बातों को सुनकर सामने खड़ा शख्स गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसके तन बदन में तो मानो जैसे आज ही लग गई थी। उसकी नीली आंखें गुस्से से आग उगलने लगी थी, हाथों की मुठ्ठियां कट गई थी और नाक के नथुने फूलने लगे थे। वह अचानक ही गुस्से से दहाड़ते हुए दांत पीसकर एक एक शब्द चबा चबा कर बोला, खामोश बदजात, खबरदार जो एक शब्द और मुंह से निकला जुबान खींचकर हाथ में दे दूंगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बात करने की, या मेरे बारे में इस तरह के ख्यालात रखने की। तुझे मैंने क्या सोचा था और तू क्या निकली। आज पूरी दुनिया के सामने तूने मेरी इंसल्ट करके रख दी। जी तो करता है अभी और इसी वक्त तेरा गला दबाकर तुझे मार डालूं, लेकिन मेरी मर्दानगी ने मुझे एक बच्ची पर हाथ उठाने के लिए रोक रखा है। अगर यही बात किसी और ने मुझे कही होती तो एक पल में गोलियों से भून डालता उसका सर। डूब कर मर जाओ चुल्लू भर पानी में, उम्र देखी है अपनी ना मुराद, बच्ची है तू, पागल हो चुकी है। खबरदार अगर आज के बाद ये शब्द दोबारा मेरे सामने कहे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चली जाओ यहाँ से, मैं अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना कहता। और खबरदार जो आज के बाद मेरे सामने आई, मुझे तो नफरत हो रही है तुम्हारी सोच से। डिस्गस्टिंग। मैं आज ही वापस ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं रुक सकता। कहते हुए वह शख्स गुस्से में अगली ही फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गया और अपने पीछे छोड़ गया दर्द और आंसुओं में डूबी हुई उसे मासूम मोहब्बत को, जिसे प्यार परवान चढ़ने से पहले ही उसके सीने में ही खत्म हो गया था। आसपास लोगों की सवालिया नजर और फुसफुसाहट भरी बातें उस लड़की के दिल तक उतर रही थी, और सबसे ज्यादा तकलीफ तो उसे उस शख्स की बातों का हुआ। दर्द उसके रिजेक्शन का नहीं, बल्कि दर्द इस चीज का कि उसने अपने रोहू को खो दिया। उसे अब वह दोबारा नहीं देख पाएगी। उसकी वह मासूम मोहब्बत अभी भी उसके दिल में जिंदा रहती, घर से वह सच्चाई पता न चली होती जिसने एक पल में उसके चेहरे की मुस्कान छीन ली, उसकी मासूमियत को खत्म कर दिया, उसकी आज़ाद और खुशहाल जिंदगी को कर्जा तले दबा दिया, और जिसके नीचे दबकर दम तोड़ चुकी थी उसकी मोहब्बत। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये सच इतना बड़ा था कि उसने मासूम महर की जिंदगी ही बदल दी, लेकिन अब उसकी यह मोहब्बत नफरत में ना बदलकर मोहब्बत की हदों से पार, सरहदों से बढ़कर बन चुकी थी। इबादत। तो आखिर क्या था वह सच और क्या थी वह वजह जिसने मासूम महर के दिल को तोड़कर भी उसे आबाद कर दिया। आखिर क्यों मासूम महर का प्यार सूफियाना हो गया। आखिर क्यों महर अपना दिल तोड़ने वाले से कभी नफरत कर ही नहीं पाई। और आखिर क्यों रोहू ने इतनी बुरी तरह तोड़ा था उस लड़की का दिल जिसे कभी उसने अपनी जान कहा था। और क्या कभी मिल पाएगी मासूम महर को उसकी मोहब्बत। यह अधूरी रह जाएगा उसका ये प्यार। क्या होगा जब रेहान की जिंदगी में आएगी हरी आंखों वाली वह अनजान लड़की जो उसके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा ले जाएगी, जो बन जाएगी उसके लिए उसका ऑब्सेशन, प्यार, सनक और जुनून। क्या वह लड़की कभी उसे हासिल होगी। क्या होगा जब आएगी उस लड़की की सच्चाई उसके सामने। दिल्ली दिलवालों की। शायद ये सच था तब तक जब तक इस शहर में हिंदुस्तान का नंबर 1 बिजनेसमैन और माफिया वर्ल्ड पर राज करने वाला रेहान मलिक ने अपना दबदबा नहीं बनाया था। रेहान मलिक जिसकी पुश्ते सालों से दिल्ली का नामी गिरामी खानदान थी, इस खानदान पर किसी की नजर डालने की भी हिम्मत नहीं होती थी। रेहान मलिक के दादा शेर शाह बहादुर मलिक, जिनका नाम दूर दूर तक फैला था, रेहान के अब्बा हुजूर, जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर और एक नामी बिजनेसमैन थे। इसके अलावा उसके दादा और अब्बा के गैंगस्टर वर्ल्ड में भी अच्छी पकड़ थी। लेकिन रेहान जब सिर्फ 10 साल का था, एक पुरानी रंजिश के कारण उसके अब्बा हुजूर को दुश्मनों ने किसी धोखे से मार दिया, और अब उसके दादा की इकलौती जान सिर्फ 10 साल का रेहान ही रह गए, जिसके चेहरे की एक मुस्कान के लिए शेर शाह बहादुर मलिक दुनिया को भी उसकी कदमों में झुका देते थे।
रेहान जो कि बचपन से ही बहुत कम बोलता था, लेकिन उसका गुस्सा अच्छे अच्छों की पेंट गीली करवा देता था। गुस्सा तो जैसे मानो उसकी नाक पर रहता था, आंखें जिन्हें देखते ही लोग थर थर कांपने लगते थे। अपने दादाजी की जान होने के साथ साथ वह उनकी आन बान और शान था। सिर्फ 12 साल की उम्र में रेहान ने गैंगस्टर वर्ल्ड पर अपनी पकड़ बनानी शुरू की और आज 28 साल की उम्र में वह एक बहुत ही बड़ा नामी गिरामी बिजनेसमैन होने के साथ साथ माफिया वर्ल्ड पर भी राज करता है। रेहान मलिक, जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी सिर्फ उसके दादा है। इसके अलावा रेहान मलिक को ना ही किसी से मतलब है और ना ही किसी के लिए उसका दिल धड़कता है, लोगों के लिए मौत का फरिश्ता। लेकिन बात जब दादा की आए तो उनके सामने कुछ नहीं कहता। दुनिया की हर खुशी हर शोहरत उसके कदम चूमती है। माफिया वर्ल्ड में रेहान को ब्लैक ईगल के नाम से जाना जाता है। ब्लैक ईगल जो अपने दुश्मनों का हवा में ही शिकार कर ले। ब्लैक ईगल जो अपनी जागीर पर बुरी नजर डालने वालों की आंखें नोच ले। ब्लैक ईगल जिसकी आंख ईगल की तरह अपने दुश्मनों को दूर से पहचान ले और कान जो हवा की रुख समझकर अपना फैसला ले। ब्लैक ईगल जिसके मजबूत पंजों से बचना दुश्मन तो दुश्मन दोस्तों के लिए भी निकलना नामुमकिन है। उसके मजबूत पंख जो सिर्फ आसमान में उड़ने के लिए बने हैं और ये दिखाने के लिए बने हैं कि पूरे आसमान में सिर्फ उसका ही कब्जा है। ब्लैक ईगल जिसके सामने किसी के मुंह खोलने की भी हिम्मत नहीं होती। हर वक्त शांत रहने वाला रेहान मलिक पावर और सक्सेस की जीती जागती मिसाल है। जिस उम्र में बच्चे खिलौने पकते हैं, उस उम्र में हथियारों से खेलने उसका शौक था। वह जहां कदम रख दे वहां से लोग हिलना भूल जाते हैं। आज 14 फरवरी की रात रेहान के लिए बहुत खास था। एक बहुत ही बड़े और आलीशान विला में, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी संगमरमर के पत्थर से बना हुआ वह आलीशान विला जो आज दिल्ली की शान हुआ करता है, क्योंकि लोगों ने ऐसी कारीगरी कहीं देखी ही नहीं। यही रहता है बिजनेस और माफिया वर्ल्ड पर राज करने वाला रेहान मलिक। यह आलीशान विला जो आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा था, मेहमानों का आना जाना हो रहा था। बहुत ही खूबसूरती से सजाए हुए गार्डन में खूबसूरत लाइटनिंग की जगमगाहट के बीच एक लगभग 50 फुट का केक जो दिखने में बिल्कुल ब्लैक ईगल की तरह था। एक ईगल जिसने अपने पंजों में एक सांप को दबा रखा था। दिखने में ही तेज तर्रार आंखें और खतरनाक औरा एक बहुत ही बड़े और आलीशान स्टेज पर सजाया गया था, जहां एक लगभग 75 साल के बूढ़े शख्स छड़ी की मदद से आसपास मुस्कुराते हुए कई बिजनेस एसोसिएट्स के साथ हाथ मिला रहे थे और जोरों शोरों से उनकी मेहमान नवाजी कर रहे थे। खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी और आए भी क्यों ना। आज उनके लिए बहुत ही बड़ा दिन था, क्योंकि आज उनके इकलौते जानिशीन, उनके जिगर के टुकड़े रेहान मलिक का जन्मदिन था। इसके साथ ही आज रेहान मलिक ने अपनी कंपनी में जो मुकाम हासिल किया था उसके कारण उसे हिंदुस्तान का नंबर 1 बिजनेसमैन ट्रॉफी मिली थी। ये ट्रॉफी जिसे हासिल करने में लोगों को आमतौर पर 60 या 70 साल लग जाते हैं, रेहान ने इतनी सी उम्र में इसे 7वीं बार हासिल किया था। 22 साल की उम्र से यह रिकॉर्ड रेहान के नाम से ही बनता आ रहा है और आज पूरे 6 साल बाद भी यह रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ। मुबारकबाद देने वालों की कमी नहीं थी कि तभी एक बहुत ही मीठी और प्यारी सी आवाज उस इलाके में गूंज हो जाती है, हेलो दादू जान, कैसे हैं आप। और इन शब्दों को सुनते ही शेरशाह बहादुर मलिक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से पलटकर पीछे की तरफ देखा तो उनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की, जिसकी उम्र लगभग 25 या 26 साल होगी, एक शॉर्टनी लेंथ वाइन कलर की ड्रेस पहने, कानों में डायमंड के लॉन्ग ईयरिंग, चेहरे पर भर भर कर मेकअप, आंखों में गहरा काला काजल, गले में डायमंड नेकलेस, हाथों में एक क्लच और पैरों में हाई हील सैंडल, बालों की हाई पोनीटेल बनाए हुए उन्हें ही देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उस लड़की को देखकर शेरशाह बहादुर मलिक के चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं आए। उन्होंने बस एक फीकी सी मुस्कान उस लड़की को देते हुए कहा, हम बिल्कुल ठीक है आयशा, आप कैसी हैं और आपके डैड कैसे हैं। शेरशाह बहादुर मलिक की बात सुनकर वह लड़की मुस्कुराते हुए उनके पास आई और उन्हें हल्के से गले लगाते हुए बोली, वह बिल्कुल ठीक है दादू जान, किसी इम्पोर्टेंट बिजनेस के सिलसिले में वह आउट ऑफ टाउन गए हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ गई हूं ना। अब आयशा अपनी नज़र पूरे पार्टी में दौड़ाते हुए चेहरे पर मिठी सी मुस्कान लिए बोली, वैसे एक बात बताए दादू जान, आज इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे गेस्ट हैं और इतनी बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन जिसके लिए यह पार्टी रखी गई है वही नजर नहीं आ रहे। आखिर कहाँ है बर्थडे बॉय, द ग्रेट बिजनेस टाइकून रेहान मलिक, कहाँ है वह। डोंट टेल मी कि वह हमेशा की तरह एक बार फिर पार्टी को दरकिनार करके एक कोने में बैठे होंगे। और आयशा की बात को सुनकर शेरशाह बहादुर मलिक अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए हाँ में सर हिलाते हुए बोले, तुमने बिल्कुल सही पहचाना आयशा, वह वही है जहां हमेशा होता है,
हमेशा की तरह पार्टी को छोड़कर एक कोने में शांति से बैठा हुआ। तुम तो अच्छे से जानती हो उसे इस तरह की पार्टियां पसंद नहीं है। अगर उसका बस चले तो वह इस तरह की पार्टियों में आए ही ना। अरे वह तो इस पार्टी को देना भी नहीं चाहता था, पर वह तो हमारी जीत थी जो उसे मानना पड़ा। तुम तो जानती हो वह हमारी कोई बात नहीं टालता, लेकिन उसे इस पार्टी में लाना भाई हमारे बस की तो बात नहीं है। अब तुम ही उसकी होने वाली वाइफ हो तो जाकर कोशिश कर लो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। आखिर आगे चलकर तुम लोगों को जिंदगी भी तो साथ में बितानी है। ठीक कहो ना मैंने। और दादू की बात को सुनकर आयशा शर्मा गई। वह तुरंत ही मुस्कुराते हुए वहां से जाते हुए बोली, दादू आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद रेहान को यहाँ लेकर आती हूँ। और इतना कहकर आयशा वहां से चली गई। अब थोड़ी ही देर में आयशा पार्टी के बैकयार्ड में रेहान को ढूंढते हुए आए और थोड़ी ही देर में वह एक पूल साइड एरिया पर बने हुए छोटे से ब्रिज पर आकर खड़ी हो गई। यहाँ पूल में चांद की पड़ती हुई रोशनी आयशा और रेहान के चेहरे पर पड़ रही थी। रेहान जिसकी नजरें चांद पर टिकी हुई थी और वह दिल ही दिल में कुछ सोच रहा था। उसे गंभीरता से कुछ सोचते हुए देखकर आयशा बस उसे ही देखती रह गई। उसकी नजरें तो मानो उस पर ही ठहर गई थी। इस वक्त आयशा की आंखों के सामने एक लगभग 6 फुट 7 इंच का लंबा चौड़ा और मजबूत कद काठी का इंसान खड़ा था। व्हाइट स्किन, काली गहरी आंखें, खूबसूरत पतले होंठ, आंखों तक आते हुए काले बाल जिन्हें उसने जेल से सेट कर रखा था। 8 पैक एब्स, 5 पीस ब्लैक सूट पहने, व्हाइट शर्ट के ऊपर से 2 बटन खुले, जिसके अंदर से उसका मजबूत चौड़ा सीना नजर आ रहा था। चेहरे पर हल्की फ्रेंच बियर्ड जिसे उसने काफी सलीके से सेट किया हुआ था। गर्दन पर बना हुआ ब्लैक ईगल टैटू जो कि उसकी मजबूत पर्सनैलिटी को काफी अच्छे से शो कर रहा था। सारी दुनिया की खबर से बेखबर वह बस पूल की रेलिंग को मजबूत हाथों से पकड़े हुए चांद को निहारने में मशगूल था और खूबसूरत आयशा उसे निहारने में। रेहान को देखते हुए आयशा ने दिल ही दिल में अपने आप से कहा, या अल्लाह कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है कि जिसे देखकर धड़कने मानो रुक सी जाए। ये खूबसूरत शरीर, खूबसूरत चेहरे की बनावट, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं लेकिन फिर भी आंखें बहुत ही गहरी जैसे मानो ना जाने अपनी आंखों में क्या छुपाया हुआ है। इसे देखकर ही इसे हासिल करने का दिल करता है। मैं सचमुच बहुत खुशकिस्मत हूँ जो रेहान मेरा बॉयफ्रेंड है। दिल तो करता है कि इस वक्त बस यही रुक जाए और मैं इस हैंडसम बॉडी से लिपटी रहूं। 6 साल हो गए हैं हमारे रिलेशनशिप को, पर कभी इसने मुझे नजर भर कर देखा भी नहीं और एक मैं हूं जो इसकी मोहब्बत में बावली हुई जा रही हूं। न जाने क्यों मुझे रेहान की यह सख्त पर्सनैलिटी ही बहुत अच्छी लगती है। मैं खुशकिस्मत हूं कि रेहान मेरा है, उसके साथ मेरा नाम जुड़ता है। कहते हुए आयशा अपनी किस्मत पर फक्र कर रही थी कि तभी उसे कुछ ख्याल आया और उसने भी यूं ही चांद को देखते हुए कहा, क्या देख रहे हो रेहान? यही कि यह कितना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत कि इसे किसी और की जरूरत ही नहीं। पूरे आसमान में यह अकेला चमकता है, रातों का हमसाया है। कहने को बच्चों का चंदा मामा, लेकिन आशिकों के लिए उनकी माशूका को खुश करने का जरिया है। साइंटिस्टों के लिए यह आज भी मसला है। अलग अलग लोगों के लिए इसके अलग अलग मायने हैं, लेकिन इससे चांद को कोई फर्क नहीं पड़ता। कल भी वही था, यह आज भी वही है और आगे भी वही रह जाएगा। उसे देखने वाले उसे हमेशा दूर से निहारते रह जाएंगे। पर सवाल बस इतना है कि क्या कोई इस दुनिया में ऐसा है जो इस चांद को सिर्फ चांद समझे, जो इसकी बराबरी किसी से ना करे, जो इसके अंदर कुछ और ढूंढने की कोशिश ना करे, जिसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना चमकता है और कितना खूबसूरत है, जो इससे कुछ लेना ना चाहे बल्कि इसमें ही डूब जाना चाहे, चाहे ये जैसा भी हो, जो अपनी रोशनी से इसे चमकाए, जिसके होने ना होने से चांद को फर्क पड़े, जिसे ये चांद चाहे। मेरी नजरों में फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं। खैर तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आई? और रेहान की बात को सुनकर आयशा उसकी तरफ अपनी गहरी मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए बोली, अपने चांद को देखने? उद्धरण चिन्ह मतलब। कहते हुए रेहान उसे अपनी काली नजरों से घूरने लगा और उसकी आंखों में सवाल देखकर आयशा ने धीरे से अपनी नजर तुरंत ही इधर उधर करते हुए कहा, वह दरअसल दादू ने भेजा था, केक कट करने का वक्त हो गया है तो बस बुलाने आई थी। और यह सुनकर रेहान बिना किसी एक्सप्रेशन वहां से जाते हुए बोला, मैंने दादू को पहले ही बताया था मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग अपनी पार्टी एंजॉय करो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। इतना कहकर रेहान वहां से जा ही रहा था कि तभी एक कर्कश आवाज उसके कानों में दौड़ पड़ी, बरखुरदार, यह पार्टी हमारे लिए नहीं बल्कि आपके लिए। आप भूल रहे हैं आज आपका बर्थडे है और आपकी सक्सेस की एक छोटी सी पार्टी। हमने पूरे देश से अपने कई सारे गेस्ट बुलाए हैं जो पार्टी में आपकी राह देख रहे हैं, कम से कम उन्हें हाय हेलो तो कर दीजिए। क्या आप उन्हें यहाँ बुलाकर बेइज्जत करना चाहते हैं?
मेहमान के आने के बाद मेजबान का फर्ज होता है कि वह उनको इज्जत अदा करे। बेहतर होगा आप हमारे साथ चले, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। इतना कहकर दादाजी वहां से जाने लगे कि तभी रेहान एक ठंडी सांस लेते हुए उनके पीछे चल दिया और उन दोनों को जाता हुआ देखकर आयशा अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए बोली, वाह, मानना पड़ेगा, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो रेहान मलिक के फैसले को बदल दे सिवाय उसके दादाजी के। रेहान के लिए उसके दादाजी की एक बात पत्थर की लकीर होती है जिसका ऑब्जेक्शन वह कभी नहीं करता। आयशा सिद्दीकी, अगर तुझे इस घर में लेडी बॉस की हैसियत से रहना है और रेहान के दिल पर राज करना है तो बेहतर होगा उसके लिए तू दादाजी को अपनी मुट्ठी में करके रख, उसके बाद तो सारी दुनिया तेरे कदमों में है। और इतना कहकर आयशा मुस्कुराते हुए उन लोगों के पीछे चली गई। चटुक रेहान मलिक, द ब्लैक ईगल। रेहान वहां से जा ही रहा था कि तभी एक कर्कश आवाज उसके कानों में दौड़ पड़ी, बरखुरदार, यह पार्टी हमारे लिए नहीं बल्कि आपके लिए। आप भूल रहे हैं आज आपका बर्थडे है और आपकी सक्सेस की एक छोटी सी पार्टी। हमने पूरे देश से अपने कई सारे गेस्ट बुलाए हैं जो पार्टी में आपकी राह देख रहे हैं। कम से कम उन्हें हाय हेलो तो कर दीजिए। क्या आप उन्हें यहाँ बुलाकर बेइज्जत करना चाहते हैं? मेहमान के आने के बाद मेजबान का फर्ज होता है कि वह उनको इज्जत अदा करें। बेहतर होगा आप हमारे साथ चले, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। इतना कहकर दादाजी वहां से जाने लगे कि तभी रेहान एक ठंडी सांस लेते हुए उनके पीछे चल दिया और उन दोनों को जाता हुआ देखकर आयशा अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए बोली, वाह, मानना पड़ेगा, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो रेहान मलिक के फैसले को बदल दे सिवाय उसके दादाजी के। रेहान के लिए उसके दादाजी की एक बात पत्थर की लकीर होती है जिसका ऑब्जेक्शन वह कभी नहीं करता। आयशा सिद्दीकी, अगर तुझे इस घर में लेडी बॉस की हैसियत से रहना है और रेहान के दिल पर राज करना है तो बेहतर होगा उसके लिए तू दादाजी को अपनी मुट्ठी में करके रख, उसके बाद तो सारी दुनिया तेरे कदमों में है। और इतना कहकर आयशा मुस्कुराते हुए उन लोगों के पीछे चली गई। थोड़ी ही देर में रेहान सभी गेस्ट के सामने स्टेज पर आया जहां शेरशाह मलिक जी बहुत ही खुश होकर रेहान की कामयाबी की तारीफ कर रहे थे कि कैसे उसने इतनी कम उम्र में अपनी पोजीशन बरकरार रखी है और फिलहाल हिंदुस्तान में कोई भी उसके टक्कर का नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इन सब बातों को कहते हुए शेरशाह जी को काफी गर्व और फक्र हो रहा था, लेकिन रेहान तो जैसे इन बातों को सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। उसका बस चलता तो वह अभी और इसी वक्त यहाँ से चला जाता या पार्टी को खत्म कर देता। वह यहाँ सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसके दादाजी चाहते थे और रेहान के लिए उसके दादा उसके भगवान थे। उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करना, उनके हर ऑर्डर को फॉलो करना ही रेहान की फर्स्ट प्रायोरिटी थी। दादाजी रेहान की तारीफ कर ही रहे थे कि तभी स्टेज पर एक लगभग 35-40 साल की औरत चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए मटकते और ईखलाते हुए वहां आई। अरे वाह वाह वाह, अल्लाह का करम है जो हमें ये दिन देखना नसीब हुआ। रेहान, मेरे बच्चे, खुदा करे तू ऐसे ही तरक्की करता रहे और ऐसे ही हर साल अपना जन्मदिन मनाता रहे। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, खुदा तुझे बुरी नज़र से बचाए। कहते हुए वह औरत रेहान की बालियां लेने लगी और इस औरत को देखने के बाद रेहान उन्हें आदाब करते हुए बोला, शुक्रिया बुआ जान। बुआ जी उससे बातें कर ही रही थी कि तभी स्टेज पर एक और शख्सियत शामिल हुआ। करीब 25 साल का एक शख्स साहिल अपने चेहरे पर मुस्कान लिए रेहान के सामने आया और उसे कुछ गिफ्ट देते हुए बोला, कंग्रेचुलेशंस भाई, आपको आपकी सालगिरह और कामयाबी मुबारक हो। उस लड़के की बात को सुनकर रेहान का चेहरा बिल्कुल भी खिला नहीं था। उसके चेहरे पर खुशी के कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन फिर भी सामने मीडिया वालों और पब्लिक को देखते हुए वह अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए बोला, थैंक यू साहिल। इतना कहकर उसने साहिल का दिया हुआ गिफ्ट साइड के टेबल पर रख दिया कि तभी साहिल खुश होते हुए रेहान से बोला, भाई एक बार गिफ्ट खोल कर तो देखो, मैं देखना चाहता हूँ आपको अच्छा लगा या नहीं, प्लीज बताओ ना। और साहिल की बात सुनकर रेहान बस यूं ही अपनी काली नजरें उठाकर उसे देखते हुए बोला, जब वक्त मिलेगा तो देख लूंगा, फिलहाल केक कट करते हैं। और इतना कहकर रेहान के कट करने लगा। साहिल के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। दादाजी ने भी साहिल को कुछ खास तवज्जो नहीं दी। बुआ जी भी साहिल को साइड करके आगे बढ़ गई और चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए वह जोर जोर से तालियां पीटने लगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन पास में खड़ी हुई आयशा को देखकर उनका मुंह बन गया। दरअसल बुआ जी को आयशा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि बुआ जी रेहान के लिए अपनी बेटी 20 साल की ईरा को देखना चाहती थी, लेकिन रेहान ईरा को सिर्फ अपनी बहन की तरह ही मानता था। बुआ जी रेहान के साथ उसके ही विला में रहती थी। दादाजी भी अपनी बेटी के ख्यालों को काफी अच्छे से समझते थे, लेकिन वह साफ तौर से इस मामले से दूर रहते थे।
क्योंकि उनका मानना था रेहान की पर्सनल लाइफ है, वह जिसे चाहे उससे शादी कर सकता है। उन्हें अपने पोते की पसंद पर पूरा भरोसा था। आयशा एक बहुत ही अमीर घर से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए बुआ जी उसके मुंह पर उसे कुछ कह भी नहीं पाती थी। आयशा अभी थोड़ी ही देर में रेहान के बगल में आकर खड़ी हो गई थी और अब केक कट होने के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट काफी तेजी से बजने, साहिल वहां है या नहीं किसी को भी फर्क नहीं पड़ा, तो वह बेचारा मासूम सा चेहरा लेकर वहां से चला गया। दरअसल साहिल रेहान का सौतेला भाई है। रेहान जब सिर्फ 7 साल का था, उसकी मां का इंतकाल हो गया था और रेहान के पापा एक बच्चे को अपने घर ले आए जो कि करीब 4 साल का था। उसके पापा ने उस बच्चे को घर के सभी लोगों से मिलवाते हुए बताया, यह उनका बेटा है साहिल। साहिल की मां रेहान के पापा की सेक्रेटरी थी, वह बहुत ही खूबसूरत थी। इसी दौरान वह लोग एक दूसरे के करीब आए और रेहान के पापा ने घर में किसी को बताए बिना ही साहिल के मां के साथ रिलेशनशिप शुरू कर दी थी, जिसका नतीजा साहिल था। लेकिन कुछ साल पहले रेहान की मां को इसके बारे में पता चल गया था। इसके बाद वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई क्योंकि वह अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी। सच को जानने के बाद वह अंदर ही अंदर घुटती रही। उन्होंने ठीक से खाना पीना छोड़ दिया था और एक दिन वह इस दुनिया को अलविदा कह बैठी। रेहान ने जब साहिल को देखा, उसे साहिल की मासूमियत पर बहुत प्यार आता था। उसकी माँ भी बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन धीरे धीरे बुआ सा ने रेहान को साहिल के बारे में असलियत बताना शुरू कर दिया, या यूँ कहे कि उसने रेहान के कान भरना शुरू कर दिया। बचपन से दिमाग में घोले हुए जहर के कारण उसे साहिल से नफरत होने लगी। 10 साल की उम्र में जब उसके पापा की मौत हुई, उन्होंने मरने से पहले रेहान से वादा लिया था कि वह साहिल को अपना भाई मानेगा और उसका ख्याल रखेगा, क्योंकि वह अच्छे से जानते थे घर के कुछ लोग उसकी मां और साहिल को पसंद नहीं करते, जिनमें से शायद दादाजी भी एक थे। उनके लिए तो रेहान ही उनका इकलौता वारिस था। कहीं ना कहीं रेहान भी अब दोनों को पसंद नहीं करता था, लेकिन अपने पापा को दिए हुए वादे के मुताबिक वह उन दोनों को घर से भी नहीं निकाल सकता था। उन्हें इज्जत, नाम, पैसा सब मिलता, लेकिन घर में उन्हें जो जगह चाहिए थी शायद वह लोगों के दिलों में नहीं थी। साहिल हर दिन कोशिश करता कि वह आज नहीं तो कल रेहान और बाकी लोगों के दिल में अपनी जगह बना लेगा, लेकिन शायद यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि किसी को अपनी नज़रों से गिराना बहुत आसान है, उनकी नज़रों में उठ जाना बहुत मुश्किल है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। रेहान अपनी किसी भी पार्टी या फंक्शन में अपनी सौतेली माँ हिना को पूछता भी नहीं था और न ही उन्हें कभी अम्मी कहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वह अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार हिना को ही समझता था। हिना जो दूर विला के बालकनी में खड़े होकर ही यह पार्टी दूर से देख रही थी। कुछ ही देर में उनके कमरे में साहिल दाखिल हुआ और उनकी बगल में आकर खड़ा होते हुए बोला, तारानकन, आखिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अम्मी, यहाँ कोई भी हमें नहीं पूछता। मैं पूछता हूँ, आखिर क्या कमी है? हम लोगों के पास नाम है, पैसा है, रुतबा है, तो हम लोग इस घर को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चले जाते, जहाँ हम इज्जत की जिंदगी जिएंगे? आप देखते हो ना दादू को, फूफी को और रेहान भाई को, वह लोग हमें फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते, तो आप क्यों बेइज्जती की यह जिंदगी जी रही है? कभी कभी तो मेरा दिल करता है मैं यहाँ से चला जाऊं, लेकिन फिर आपके कारण ही नहीं जा पाता। बताए अम्मी, आप क्यों रहना चाहती है यहाँ? और यह सुनकर हिना यूं ही सामने का नजारा देखते हुए अपने दिल में कुछ दर्द संभाले बोली, क्योंकि यह हमारा घर है, ये हमारे लोग हैं, यहाँ मेरा बेटा रेहान रहता है। तुम ही बताओ साहिल, मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती? शायद तुम्हें मालूम नहीं, मैंने तुम्हारे मरहूम अब्बा हजूर को वादा दिया है कि मैं रेहान के लिए उसकी माँ होने के सारे फर्ज निभाऊंगी, चाहे वह मुझे अम्मी माने या ना माने, वह मेरा बेटा है। और अपनी माँ की बात सुनकर साहिल एक ठंडी सांस लेते हुए बोला, बस यही कारण है जो मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कि वह लोग आज नहीं तो कल हमारे लिए बदल जाएंगे, पर शायद ये बहुत मुश्किल है। खैर, आपको यहाँ रहना है तो आप रहिए, मुझे कुछ देर अकेले में रहना है। इतना कहकर साहिल वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के दौरान शेरशाह मलिक ने एक खास अनाउंसमेंट करते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही खास अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे जानशीन, मेरे जिगर के टुकड़े रेहान मलिक आज पूरे 28 साल के हो गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी इन्हें दूँ। इसीलिए मैं अपने अजीज दोस्त और बिजनेस पार्टनर फरहान सिद्दीकी की बेटी आयशा सिद्दीकी के साथ अपने जिगर के टुकड़े रेहान मलिक की एंगेजमेंट फिक्स करता हूं। और आज से मैं यह अनाउंस करता हूं कि बहुत जल्द हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है। फिलहाल आज हम रिंग सेरेमनी करेंगे। और दादू के अनाउंसमेंट के बाद वहां तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। आयशा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई
लेकिन रेहान के चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन थे। वह हैरानी से अपने दादू की तरफ देखते हुए बोला, दादू यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? एंगेजमेंट और वह भी हमारी, मुझसे बिना पूछे ऐसे अचानक? अचानक मतलब? यह कोई अचानक नहीं है रेहान। तुम और आयशा एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हो, एक दूसरे को पसंद करते हो। लगभग 6 साल से तुम लोग रिलेशनशिप में हो, तो फिर तुम्हें ये सब अचानक क्यों लग रहा है? इतना लंबा वक्त हो गया है, मुझे लगता है मैंने तुम लोगों को काफी लंबा वक्त दे दिया है, लेकिन अब नहीं, इस रिश्ते को कोई ना कोई नाम तो देना ही होगा। चेहरा देखो आयशा को, वह बेचारी कब तक तुम्हारा इंतजार करेगी? कभी तुम्हारी फॉरेन स्टडीज तो कभी लॉन्ग ट्रिप, और ज्यादातर तो तुम बिजनेस में ही बिजी रहते हो। तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं कि तुम्हारी उम्र अब शादी की हो गई है, इसीलिए मुझे लगता है ये सही वक्त है चुपचाप आयशा को अंगूठी पहनाओ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, समझे? इतना कहकर दादू ने एंगेजमेंट की अंगूठी रेहान के हाथों में दी, और अब न चाहते हुए भी रेहान को आयशा को रिंग पहनाकर सगाई करनी पड़ी। लेकिन न जाने क्यों उसे अपने दिल में कोई खुशी नहीं हो रही थी, लेकिन आयशा वह तो खुशी से झूम रही थी क्योंकि यह उसका सपना था, रेहान से शादी करना, क्योंकि रेहान जैसा हैंडसम, स्मार्ट और अमीर पर्सनैलिटी उसे फिर नहीं मिलने वाला था। वह भी एक बहुत ही बड़े घराने से ताल्लुक रखती थी। उसके पापा रेहान के बिजनेस पार्टनर थे और अब ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली थी। एंगेजमेंट के तुरंत बाद लोगों की बधाई देने का सेगमेंट शुरू हो गया, लेकिन रेहान तुरंत ही वहां से निकल गया क्योंकि उसे भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद नहीं थी। योर ब्यूटी इज माई डेस्टिनी, सिया 21वीं सदी की मेकअप आर्टिस्ट और कॉस्मेटिक सर्जन जो टाइम ट्रैवल करके 16वीं सदी में चली गई, और उसकी मुलाकात हुई एक घमंडी और गुस्सैल राजकुमार से। कैसे पता करे कि सिया अपने टाइम ट्रैवल का रहस्य और कैसे वापस आएगी अपने समय में? माय ऑब्सेस्ड माफिया, क्या हो अगर आप अनजाने में बचा ले किसी माफिया की जान पर बन जाए उसका जुनून। कुछ ऐसे ही कहानी है खुशी की, जिसने 3 साल पहले बचाई है एक माफिया की जान और अब बन चुकी है उसका जुनून, जिसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। और खुशी की जा चुकी है याददाश्त, वह तो उस घटना को भूल ही चुकी है। कैसे होगी यह प्रेम कहानी पूरी? जब खुशी पहुंचेगी उस माफिया के ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी बनकर। छतरी, मासूम महर और कश्मीर। अचानक मतलब? यह कोई अचानक नहीं है रेहान। तुम और आयशा एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हो, एक दूसरे को पसंद करते हो। लगभग 6 साल से तुम लोग रिलेशनशिप में हो, तो फिर तुम्हें ये सब अचानक क्यों लग रहा है? इतना लंबा वक्त हो गया है, मुझे लगता है मैंने तुम लोगों को काफी लंबा वक्त दे दिया है, लेकिन अब नहीं, इस रिश्ते को कोई ना कोई नाम तो देना ही होगा। चेहरा देखो आयशा को, वह बेचारी कब तक तुम्हारा इंतजार करेगी? कभी तुम्हारी फॉरेन स्टडीज तो कभी लॉन्ग ट्रिप, और ज्यादातर तो तुम बिजनेस में ही बिजी रहते हो। तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं कि तुम्हारी उम्र अब शादी की हो गई है, इसीलिए मुझे लगता है ये सही वक्त है चुपचाप आयशा को अंगूठी पहनाओ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, समझे? इतना कहकर दादू ने एंगेजमेंट की अंगूठी रेहान के हाथों में दी, और अब न चाहते हुए भी रेहान को आयशा को रिंग पहनाकर सगाई करनी पड़ी। लेकिन न जाने क्यों उसे अपने दिल में कोई खुशी नहीं हो रही थी, लेकिन आयशा वह तो खुशी से झूम रही थी क्योंकि यह उसका सपना था, रेहान से शादी करना, क्योंकि रेहान जैसा हैंडसम, स्मार्ट और अमीर पर्सनैलिटी उसे फिर नहीं मिलने वाला था। वह भी एक बहुत ही बड़े घराने से ताल्लुक रखती थी। उसके पापा रेहान के बिजनेस पार्टनर थे और अब ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली थी। एंगेजमेंट के तुरंत बाद लोगों की बधाई देने का सेगमेंट शुरू हो गया, लेकिन रेहान तुरंत ही वहां से निकल गया क्योंकि उसे भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की खूबसूरत और दिलकशी वादियों में एक लड़की अपने बदन पर सिंपल सा सूट सलवार और एक पतला सा स्वेटर पहने, चेहरे को एक गर्म शॉल से ढके हुए, जिसमें से सिर्फ उसकी हरी आंखों ही नजर आ रही थी। दूध जैसा गोरा रंग, उम्र लगभग 18 या 19 साल। साइकिल पर उन वादियों का नजारा अपनी आंखों में समाये हुए अपने स्कूल के लिए जा रही थी कि तभी रास्ते में उसकी एक सहेली मरियम उसे आवाज देते हुए बोली, अरे ओ मेहर, इतनी तेजी में कहाँ जा रही हो? जरा रुक तो जाओ, मैं भी साथ चलती हूँ। और मरियम की बात सुनकर मेहर अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए और भी तेजी के साथ अपनी साइकिल उन वादियों में दौड़ाते हुए पीछे अपना चेहरा घुमा कर बोली, नहीं मरियम, तुझे आना है तो जल्दी आ, मैं नहीं रुक सकती वरना वह निकल जाएगा। इतना कहते हुए वह तेजी से आगे बढ़ रही थी और तभी रास्ते में कुछ फूलों की दुकान थी। वह अपनी साइकिल को यूं ही तेजी से दौड़ाते हुए एक झटके में उन फूलों की दुकान से एक गुलाब का फूल उठा लेती है। वह दुकानदार औरत एक बार फिर मेहर पर कुछ सड़े हुए फूल पैक कर मारते हुए बोली, अरे ओ मेहर, फिर चोरी कर ले गई चोरनी।
कितना भी तुम्हारे हाथों से बचाव लेकिन चोरी कर ही लेती हो। रुको, आज तुम्हारी वार्डन को तुम्हारी शिकायत करेगी। और उस फूल वाली की बात सुनकर मेहर मुस्कुराते हुए पीछे पलटकर उसे माफी मांगते हुए बोली, माफ कीजिएगा मासी, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। और यह सुनकर फूल वाली मुंह बनाते हुए बोली, चोरनी पिछले 5 सालों से रोज यही कह रही है, लेकिन एक दिन भी बिना फूल चुराए नहीं रहती। इतना कहकर वह फूल वाली मुस्कुराकर वापस अपनी जगह पर बैठ गई। और अब मेहर यूं तेजी से अपनी साइकिल एक पहाड़ की ऊंचाई पर चला रही थी। कुछ ही देर वह तुरंत ही अपनी साइकिल से कूद गई और अपनी साइकिल को साइड में छोड़कर वह तेजी से दौड़ते हुए पहाड़ की एक चोटी पर आई। और अब वह वहां जाकर अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और अब वह गिनती गिनना शुरू कर देती है। 10,98,96,56,5321। इतना कहकर उसने अपनी आंखें झट से खोली तो अगले ही पल सूरज की पहली किरण धीरे धीरे अपनी लालिमा बिखेरते हुए पहाड़ के बीच से निकलने लगी, जिसे देखकर मेहर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथों को हवा में फैलाया जैसे मानो वह सूरज की उस किरण को अपनी बाहों में समेटना चाहती हो, और कुछ ही पल में उसके सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा था। बर्फ से ढके हुए पहाड़, कुछ पेड़ जिन पर बर्फ गिरी हुई थी, चिड़ियों की चहचहाट, इंद्रधनुष की तरह आसमान में बिखरे हुए लाल गुलाबी और संतरी के साथ पीले रंग, सफेद बर्फ, भूरी मिट्टी, कुछ हद तक पहाड़ों में खिले हुए फूल और हरी पत्तियां, और इन पहाड़ों से नीचे बहती ही गहरी नीली झील। प्रकृति के लगभग सारे रंग एक ही पल में एक ही जगह मेहर की आंखों के सामने थे। जी हाँ, यह है कश्मीर, धरती का स्वर्ग। अब मेहर चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए इसकी ताज़ा ताज़ा खुशबू को अपनी सांसों में उतारते हुए अपने आप से बोली, दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, बस यही है। इतना कहकर मेहर अपने हाथ में लिए हुए खूबसूरत गुलाब को पहाड़ की ऊंचाई से आसमान की तरफ उड़ा देती है। तो यह है मेहर, उम्र 18 साल, खूबसूरत हरी आंखें, छोटा सा मासूम चेहरा, गालों पर पड़ने वाले डिंपल और होठों पर छोटा सा काला तिल, जैसे मानो उसे नजर का काला टीका लगा रहा हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दूध जैसा सफेद गोरा रंग, छोटे छोटे मुलायम हाथ, पतला सा शरीर, घुटनों से नीचे तक के काले बाल, तीखे नैन, जैसे खुदा की कारीगरी। कश्मीर में 12वीं की क्लास में पढ़ाई करने वाली एक मासूम सी बच्ची, जो दुनिया को अपनी खूबसूरत आंखों से देखती है। सपना बहुत ही छोटे छोटे, जिसका सिर्फ रूप ही नहीं बल्कि दिल भी बहुत भोला भला है। वह अपनी डायरी निकालकर वही पहाड़ के एक कोने पर बैठकर आसमान को देखते हुए अपने दिल की बातें लिखने लगी। तारानकने खुदा, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया मुझे इस दुनिया में लाने के लिए। मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ, मेरे माँ बाप कौन हैं, बस इतना जानती हूँ कि मैं उनका शुक्रिया कहना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझे ये जिंदगी दी। मैं उनसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। ए खुदा, तुझसे दुआ है जिन्होंने मुझे यह नई जिंदगी दी, मेरे रहीम को तरक्की दे, उन्हें दुनिया की हर खुशी दे, मुसीबत और तकलीफें उन्हें दूर दूर तक छू ना सके, उन्हें नजला, खांसी, जुकाम कुछ भी ना हो, और अगर होना हो तो वह मुझे दे देना। उन पर आने वाली हर मुसीबत मेरे सदके, उन पर अपना करम बनाए रखना, हर दिन तुमसे यही दुआ, ख्याल रखना मेरे रहीम का। कहते हुए मेहर अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए उस लेटर को अपनी आंखों से लगाती है और अपनी आंखें बंद कर वह दिल ही दिल में दम दुआ और मंत्र करती है, और कुछ ही देर में वह उस लेटर को उसका हवाई जहाज बनाकर पहाड़ की उसी चोटी से फेंक देती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मेहर, उम्र 18 साल, खूबसूरत हरी आंखें, छोटा सा मासूम चेहरा, गालों पर पड़ने वाले डिंपल और होठों पर छोटा सा काला तिल, जैसे मानो उसे नजर का काला टीका लगा रहा हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दूध जैसा सफेद गोरा रंग, छोटे छोटे मुलायम हाथ, पतला सा शरीर, घुटनों से नीचे तक के काले बाल, तीखे नैन, जैसे खुदा की कारीगरी। कश्मीर में 12वीं की क्लास में पढ़ाई करने वाली एक मासूम सी बच्ची, जो दुनिया को अपनी खूबसूरत आंखों से देखती है। सपना बहुत ही छोटे छोटे, जिसका सिर्फ रूप ही नहीं बल्कि दिल भी बहुत भोला भला है। वह अपनी डायरी निकालकर वही पहाड़ के एक कोने पर बैठकर आसमान को देखते हुए अपने दिल की बातें लिखने लगी। ए खुदा, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया मुझे इस दुनिया में लाने के लिए। मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ, मेरे माँ बाप कौन हैं, बस इतना जानती हूँ कि मैं उनका शुक्रिया कहना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझे ये जिंदगी दी। मैं उनसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। ए खुदा, तुझसे दुआ है जिन्होंने मुझे यह नई जिंदगी दी, मेरे रहीम को तरक्की दे, उन्हें दुनिया की हर खुशी दे, मुसीबत और तकलीफें उन्हें दूर दूर तक छू ना सके, उन्हें नजला, खांसी, जुकाम कुछ भी ना हो, और अगर होना हो तो वह मुझे दे देना। उन पर आने वाली हर मुसीबत मेरे सदके,
उन पर अपना करम बनाए रखना, हर दिन तुमसे यही दुआ, ख्याल रखना मेरे रहीम का। कहते हुए मेहर अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए उस लेटर को अपनी आंखों से लगाती है और अपनी आंखें बंद कर वह दिल ही दिल में दम दुआ और मंत्र करती है और कुछ ही देर में वह उस लेटर को उसका हवाई जहाज बनाकर पहाड़ की उसी चोटी से फेंक देती है। वह हवाई जहाज पहाड़ से यूं ही उल्टा हुआ कुछ पेड़ों से टकराता हुआ जमीन पर जा गिरा। उस जगह पर और भी कुछ लेटर पड़े हुए थे जो कि कई हद तक भीग चुके थे, गल चुके थे और फट भी चुके थे। उनकी रंगत धुंधली हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्हें देखने से लगता था जैसे कोई रोज यहाँ आकर उन्हें फेंकता हो। अब मेहर वहां से जा ही रही थी कि तभी उसकी सहेली मरियम अपने सीने पर हाथ बांधे उसे घूर कर देखते हुए बोली, अच्छा तो हो गई तेरी जन्नत की सैर पूरी और कर लिया आपने रहीम के नाम का सदका। एक बात बता, 1 मिनट रुक जाती तो कोई पहाड़ टूट पड़ता क्या? मैं भी आती ना तेरे साथ यह खूबसूरत नज़ारा देखने और तेरे रहीम के लिए 1-2 दुआ में भी कर लेती। इतना कहकर मरियम ने अपना मुंह फुला लिया, लेकिन उसकी बातों को सुनकर मेहर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर बोली, अरे यार नाराज मत हो, तू तो जानती है ना मैं एक पल की भी देरी करती तो वह खूबसूरत नज़ारा मेरी आंखों से ओझल हो जाता। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। जब से यहाँ आए हूँ और जब से मैंने पहली बार इस नज़ारे को देखा तब से एक दिन भी मैं इसे मिस नहीं करती, क्योंकि सूरज की पहली किरण के साथ मुझे अपने रहीम के लिए दुआ जो करनी होती है, ताकि अल्लाह मियाँ जब सुबह सुबह सोकर उठे तो उन्हें सबसे पहले मेरी ही आवाज़ सुनाई दे। और तुझे तो मालूम है कुछ दिनों में मुझे यहाँ से जाना है, उसके बाद यह नज़ारा मेरे लिए सिर्फ एक ख्वाब रह जाएगा, इसीलिए इसे जितना बटोर सकती हूँ अपनी आंखों में बटोर रही हूँ। और मेहर की बात सुनकर मरियम उसके चेहरे की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए मासूमियत से बोली, डॉट डॉट डॉट, एक बात बता मेहर, आखिर कौन है ये रहीम जिसके लिए तू हर दिन दुआ करती है? तेरी सांसों में तेरी सांसों से ज्यादा सिर्फ उसके लिए दुआ होती है। डॉट, जब से तुझे देखा है मैं जानती हूँ तूने कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। अरे तू तो इतनी बावली है कि उसका नजला खांसी जुकाम भी अपने लिए मांगती है। जब भी पूछता हूँ कौन है तू बस रहीम नाम बताती है। जब भी पूछती हूँ वह कैसे दिखते हैं तो तू खुदा की तरफ इशारा करती है, और जब भी उनकी तस्वीर अखबारों में आती है तू उन्हें काट कर अपने पास सजा कर रख लेती है। उन्हें देखना हमें तक नसीब नहीं होता। एक बात बता, अगर हम उन्हें देख लेंगे तो क्या उन्हें नजर लग जाएगी? और मरियम की बात को सुनकर मेहर अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए आंखें बंद करते हुए बोली, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे रहीम बिल्कुल खुदा की तरह है, बहुत स्पेशल। और मेहर की बात सुनकर मरियम अपने पीछे छुपाया हुआ एक न्यूज़पेपर मेहर के आगे हिलाते हुए बोली, देख मेहर की बच्ची मेरे हाथ में क्या है। न्यूज़पेपर में फोटो छपी है तेरे रहीम की। उन्होंने एक बार फिर इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन होने की ट्रॉफी अपने नाम की है। और ये देखकर मेहर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने एक झटके में मरियम के हाथ से न्यूज़पेपर छीन लिया और उसे देखते हुए उसके सदके लेने लगी और आंखें बंद कर वही ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि तभी मरियम उसे न्यूज़पेपर की हेडलाइन को पढ़कर थोड़ी दुखी होते हुए बोली, अरे मेहर ये देख क्या खबर छपी है। तेरे रहीम किसी आयशा नाम की लड़की से शादी करने वाले हैं, कल उनकी एंगेजमेंट हुई है। ओ माय गॉड, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। और यह सुनकर मेहर मरियम के सर पर एक चपत मारते हुए बोली, अरे तुझे बुरा क्यों लग रहा है उनकी खुशी देखकर? अब वह इतने अच्छे हैं, इतने हैंडसम और अमीर है तो उनकी शादी किसी न किसी से तो होगी ना। और देखो तो जरा आयशा मैडम कितनी अच्छी लग रही है। वह बिल्कुल मेरे रहीम के जैसी है, बिल्कुल मेड फॉर इच अदर की जोड़ी। आए दोनों को किसी की नजर ना लगे, देखना दोनों साथ में कितने परफेक्ट हैं। कहते हुए मेहर के चेहरे की मुस्कान बहुत ही बड़ी हो गई थी कि तभी उसकी बातों को सुनकर मरियम उसे हैरान नजरों से देखते हुए बोली, तारानकन मेहर, अरे तू पागल है क्या? अरे तेरे रहीम की शादी किसी और लड़की से होने वाली है और तू उनके लिए खुश हो रही है। क्या तू उन्हें मोहब्बत नहीं करती? क्या तुझे जलन नहीं हो रही, बुरा नहीं लग रहा? और मरियम की बात को सुनकर मेहर हैरानी से अपने दोनों हाथों को कान पर रखकर तौबा करते हुए बोली, तौबा तौबा मरियम, ये तू कैसी बातें कर रही है? मैं अपने रहीम के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? अरे वह मेरी रहीम है, उनके लिए मोहब्बत जैसा जज्बात मेरे दिल में कैसे हो सकता है? मैं तो उनकी इबादत करती हूँ, वह मेरे लिए नहीं है। मुझ जैसी नापाक लड़की उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। खुद को उनके बराबर लाने का ख्याल भी मेरे लिए नर्क में जाने के बराबर है। वह रहीम है बहुत पाक। खबरदार जो आज के बाद ऐसी बातें की तो
कहते हुए मेहर ने मरियम को अपनी आंखें दिखाई और उसकी बातों को सुनकर मरियम उसे ना समझी मैं देखते हुए बोली, क्या तू उन्हें मोहब्बत नहीं करती, लेकिन फिर भी हर सांसों के साथ उनके लिए दुआ करती है? उन्हें किसी और लड़की के साथ देखकर तुझे जलन नहीं होती? ये कैसे जज्बात है मेहर, ये तो मेरे समझ से बाहर है। तू क्यों उनकी इबादत बिल्कुल खुदा की तरह करती है? और मरियम की बात को सुनकर मेहर अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए बोली, ये तुझे समझ में नहीं आएगा, इसीलिए समझने की कोशिश भी मत कर। खुदा की इबादत होती है, मोहब्बत नहीं। खैर अब जल्दी चल, क्लासेस के लिए देर हो रही है। और इतना कहकर मेहर अपनी दोस्त मरियम के साथ क्लास के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ रेहान मलिक अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था। ये ऑफिस दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत थी, जो काफी हद तक शीशे से बना हुआ था। एक बहुत ही बड़ा कमरा जिसके बीचों बीच एक टेबल लगा हुआ था। कैबिन का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत था, वाइट और ब्लैक कलर में, जो उसकी शालीनता को बहुत अच्छे से दिखा रहा। ये है मलिक इंडस्ट्रीज। इस टेबल के ठीक सामने एक बड़े से किंग साइज चेयर पर अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लिए रेहान मलिक किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को देख रहा था कि तभी उसके केबिन के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। कम इन। एक कर्कश आवाज उसे केबिन में गूंज उठी कि तभी एक लगभग 5 फुट 8 इंच, काले बाल, ब्राउन आंखें, लाइट डस्की स्किन, लेकिन बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग पर्सनैलिटी वाला शख्स अपने सीने पर एक फाइल चिपकाए हुए केबिन में दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग सर। सर, आपने मुझे जो प्रोजेक्ट की डिटेल लाने के लिए कहा था वह मैं ले आया हूँ। इतना कहते हुए उस शख्स ने रेहान के सामने एक फाइल पेज की। रेहान अपने लैपटॉप में आंखें गड़ाए हुए हाथ बढ़ाकर वह फाइल लेता है और बिना सामने देख यूं ही एक बार फिर अपनी कर्कश आवाज में बोला, स्पीक। सर, यह हमारा कश्मीर प्रोजेक्ट के होटल की डिटेल है जिसे आप रेडी करवाना चाहते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है सर, यह टूरिस्ट के लिए एक अच्छा स्पॉट बनेगा। कश्मीर की खूबसूरती हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन वहाँ कोई भी बहुत ही हाई क्लास होटल नहीं है। लेकिन अगर हम अपना प्रोजेक्ट वहाँ शुरू करते हैं तो हमारा होटल वहाँ का सबसे बेस्ट होटल होगा, जो कि प्रॉफिट के मामले में बहुत अच्छा होगा। सर, इसके लिए हमने वहाँ के कुछ लैंड को हाईलाइट भी किया है, अगर आप उनमें से कोई सैंक्शन कर दे तो अच्छा होगा। और यह सुनकर रेहान यूं ही अपने लैपटॉप पर काम करते हुए बोला, ठीक है अली, तो मेरी कल की ही फ्लाइट बुक कर दो, मैं खुद जाऊंगा धरती के उस जन्नत। यस सर, कहकर लकी वहां से जाने लगा कि तभी रेहान की कर्कश आवाज एक बार फिर उसके कानों में गूंज उठी और इस बार उसकी आवाज काफी कोल्ड थी। 1 मिनट, उससे टारगेट का क्या हुआ? उसने मुंह खोला और रेहान की बात को सुनकर अली के चलते हुए कदम रुक गए। उसके माथे से पसीना बहने लगा और हाथ पैर ठंडा पड़ने लगे। वह अपना सलाइवा गटकने लगा और कुछ ही देर में एक बहुत ही डरावने डार्क प्लेस पर, जो कि शहर के बीचों बीच एक जंगली इलाके में था, विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट, जहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामोनिशान नहीं था। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट। वह जंगल इतना गहरा था जहां दिन में भी रात ही नजर आ रहा था। डॉट डॉट। उस जंगल के बीचों बीच एक लकड़ी से बने हुए कॉटेज में, जो कि किसी जेल की तरह लग रहा था, वहां किसी इंसान के दर्द से चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उसकी आवाज में जो तड़प थी उसे सुनकर शैतान की भी रूह कांप जाए, लेकिन उस बेचारे की बदकिस्मती, वह इस वक्त जहां था वहां शायद इंसान का कलेजा लेकर कोई नहीं था। सभी की आंखों में एक अलग ही खौफ और मौत का मंजर नजर आ रहा था। वह इंसान जो कि कीलों से बनी हुई लोहे की कुर्सी पर बैठा हुआ था और दर्द से तड़पते हुए वह थोड़ा भी हिलने की कोशिश करता तो वह कील बेदर्दी से उसके जिस्म के अंदर धंसने लगता, जिसका दर्द उसके गले से चीखों के साथ निकल रहा था। उसे इंसान का पूरा शरीर लहूलुहान था। वह दया की भीख मांग रहा था, लेकिन इस वक्त वहां खड़े किसी भी शख्स की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसे इस दर्द से आजाद कर दे। डॉट। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट कि तभी अचानक ही उस अंधेरे कमरे का एटमॉस्फेयर पूरी तरह चेंज हो गया। वहां का टेम्परेचर काफी तेजी से गिरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग जीते जागते नर्क में आ चुके हैं। कि तभी वहां एक बहुत ही डार्क पर्सनैलिटी इंटर करती है। डॉट। जिसके प्रेजेंस का अंदाजा होते ही आसपास खड़े सभी गार्ड डर के मारे थर थर कांपने लगे। सभी की सांसें उनके गले में ही अटक गई थी। माथे से पसीना बहने लगा था और वह शख्स है जो कि इस वक्त कुर्सी पर बैठे दर्द से कराह रहा था। वह उसके आने की आहट से ही डर के मारे बिल्कुल खामोश हो गया, लेकिन उसका दर्द उसके चेहरे और आंखों में साफ नजर आ रहा था। वह दिल ही दिल में रो रहा था और अब जिंदगी की उम्मीद छोड़कर मौत की भीख मांग रहा था। कि तभी उस इंसान की आंखों में अपने लिए डर देखकर
वह काली परछाई जो कोई और नहीं बल्कि रेहान मलिक था, उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई और वह बड़े ही शैतानी तरीके से स्मरक करते हुए, अपनी गर्दन काफी अजीब तरीके से सहलाते हुए एक कर्कश आवाज में बोला, कैसे हो रहमान मलिक, हमारी खातिरदारी से खुश तो होना। और रेहान की बात सुनकर रहमान मलिक अपनी आंखों में डर लिए दर्द से कराहते हुए रेहान से जिंदगी की भीख मांगते हुए बोला, रेहान प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद ऐसी कोई भी गलती मुझसे नहीं होगी, खुदा का वास्ता कम से कम हमारे रिश्तों का ख्याल रखो, मैं तुम्हारा फूफा हूँ, तुम्हारी बुआ का शौहर हूँ और रिश्ते में तुम्हारा दूर का चाचा भी हूँ, प्लीज मुझ पर दया करो, वादा करता हूँ मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी में कभी पलट कर भी नहीं देखूंगा। और अपने फूफा रेहान मलिक की बात सुनकर रेहान उनके आसपास घूमते हुए बिल्कुल किसी मौत की परछाई की तरह उसके सर पर मंडराते हुए बोला, रिश्तों की दुहाई हमें मत देना फूफा जी, अगर आपको रिश्तों का जरा भी ख्याल होता तो आप मुझे इतना बड़ा धोखा देने के बारे में नहीं सोचते। क्या आप भूल गए थे कि आपके सामने कौन था और आप किसकी आंखों में धूल झोंकने के सपने देख रहे थे? मैंने आपको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए रखा था, ना कि इसलिए कि आप मेरी दौलत पर अपनी गंदी नजर डालें। एक पल के लिए तो मैं आपको उस गुनाह के लिए माफ भी कर दूं, लेकिन आपने रेहान मलिक को धोखा देने का ख्वाब देखा, इसके लिए मैं कभी आपको माफ नहीं कर सकता। आपने मेरी ही कंपनी में रहकर मेरे ही पैसों का घपला करने की कोशिश की, जो गुनाह से भी बड़ा गुनाह है। अगर आपको दया की भीख मांगनी ही है तो खुदा से मांगिए, क्योंकि मेरे सामने तो दया की उम्मीद करना बेकार है। चलिए, आपने मुझे रिश्तों की दुहाई दी है, इसलिए मैं आज आपको एक मौका देता हूँ, आपको हक देता हूँ अपनी मौत खुद चुनने का। इतना कहकर रेहान अपने हाथ में लिया हुआ एक रिमोट उनके हाथों में देते हुए बोला, ये रिमोट है, इसका लाल बटन दबाते ही आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं 10 इंच की किलें निकलकर आपकी बॉडी में बुरी तरह धंस जाएंगी, खून की फुहार के साथ आपकी बॉडी में इतने छेद हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, आपकी बॉडी के अंदर की हर एक नस पद से बाहर आ जाएंगे और फिर आपका स्वागत करेगी एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाली मौत। लेकिन अगर आपने ये हरा बटन दबाया, उसे ऊपर की तरफ इशारा करते हुए, तारांकन वह ऊपर देख रहे हैं आप, पूरे 100 टन का है, जो कि एक बहुत ही मजबूत जंजीर से बंधा हुआ है। इस हरे बटन के साथ ही यह अपनी जंजीर से आज़ाद हो जाएगा और एक धड़ाम की आवाज के साथ ही आपके सर पर गिर के यह आपको जिंदगी की जंजीर से आज़ाद कर देगा और आपके जिस्म के इतने टुकड़े हो जाएंगे जिसे कोई भी समेट नहीं पाएगा। मैंने सुना है आपको कीमा बहुत पसंद है, कुछ वही हाल, तो बताए कौन सी मौत लेना पसंद करेंगे? चिल कौवों के लिए कीमा बनना चाहेंगे या चॉइस इज योर्स। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट। जो भी फैसला लेना है जल्दी लीजिए, वरना फैसला अगर मैंने लिया तो उसके बाद का फैसला बहुत ही दर्दनाक हो सकता है। डॉट डॉट। इतना कहकर रेहान स्मरक करते हुए तेज कदमों के साथ उसे कमरे से जाने लगा और उसकी बातों को सुनकर रहमान मलिक का तो जैसे खून ही सूख गया। वह समझ चुका था अब उसे जिंदगी तो नहीं मिलने वाली और अगले ही पाल वहां एक धड़ाम की आवाज आई, जिसे सुनते ही रेहान के चलते हुए कदम रुक गए और उसके चेहरे की एविल स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई। अब वह बड़े ही स्टाइल के साथ अपनी आंखों पर ब्लैक शर्ट चढ़ाते हुए दूसरे हाथ को अपनी पेंट की पॉकेट में रखे बड़े ही स्टाइल और एटीट्यूड से बोला, इफ यू आर बैड देन कॉल मी डैड। इसके जिस्म के जितने भी टुकड़े बचे हैं इसके घर पर पार्सल कर दो और ध्यान देना कोई भी हिस्सा बचने ना पाए दफन के लिए। इतना कहकर वह अपनी शेड को अपनी उंगलियों से संभालते हुए वहां से चला गया और उसके जाने के बाद उसका असिस्टेंट अली उन मांस के चिथड़ों को अपनी घाइन भरी नजरों से देखते हुए बोला, या खुदा, इस इंसान के सीने में सचमुच दिल नहीं है, इतनी दर्दनाक मौत, यह इंसान की खाल में शैतान है। अली को वहां एक सेकंड में रुकना मुश्किल हो रहा था, उसे लगभग उल्टी आ रही थी। अब वह अपने नाक पर रुमाल रखकर आसपास खड़े गार्ड को इशारा करते हुए बोला, निकम्मो, देख क्या रहे हो, बटोरो इन चिथड़ों को और पार्सल करो इसे मलिक विला में। और कुछ ही देर बाद मलिक विला में मातम पसर कर चुका था और वहां लोगों की जोर जोर से रोने की आवाजें तारांकन रही थी। बुआ जी अपनी छाती पीट पीट कर रो रही थी, दादाजी के चेहरे पर हल्के दुख के एक्सप्रेशन थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट। लेकिन वह ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें पता था ये सब रेहान ने किया है। दरअसल रहमान मलिक रेहान के दूर के चाचा होने के साथ ही बुआ जी के हस्बैंड थे, लेकिन वह इस घर में घर जमाई बनकर रहते थे। वह काफी लंबे समय से रेहान को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, ये जानने के बावजूद कि रेहान को धोखा देने का क्या अंजाम होता है। बुआ जी छाती पीट पीट कर अपने हस्बैंड के गुनहगार को कोस रही थी
क्योंकि लाश इतनी बुरी तरह से खराब हो चुकी थी कि उसे पहचान भी नहीं जा रहा था। सिर्फ कपड़ों और कुछ चीजों से लाश की शिनाख्त हुई थी। बुआ जी के बच्चों को भी अपने बाप की मौत की खबर मिल चुकी थी, जिसके बाद वह लोग वापस दिल्ली के लिए निकल गए। लेकिन रेहान बिना किसी एक्सप्रेशन जम्मू की फ्लाइट से कश्मीर के लिए निकल गया कि तभी दादाजी कमरे में जाकर रेहान को फोन करते हुए उस पर गुस्सा करके बोले, रेहान ये क्या किया तुमने? तुम रहमान मलिक को वार्निंग देकर भी तो छोड़ सकते थे, या फिर कुछ और सजा। उसे इतनी बुरी तरह से मारने की क्या जरूरत थी? और अपने दादाजी की बात को सुनकर रेहान बिना किसी एक्सप्रेशन कोल्ड वॉइस में बोला, रिलैक्स दादू, रहमान मलिक को अगर सुधरना होता तो वह मुझे कभी धोखा ही नहीं देता। और आप भूल रहे हैं, ब्लैक ईगल की अदालत में दूसरा मौका नहीं मिलता। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिसने गुनाह किया है उसे सजा मिलेगी और दर्दनाक मिलेगी, चाहे वह कोई भी हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह और वैसे भी उनके होने और न होने से बुआ जी को कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं। वह कल भी हमारे टुकड़ों पर पल रही थी और आज भी पलेगी। ऐसे नामर्द को मैंने उनकी जिंदगी से हटा दिया। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह तारांकन, खैर मैं अपने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में कश्मीर जा रहा हूँ। आपके लिए पश्मीना शॉल और कुर्ता लाऊंगा, अगर कुछ और चाहिए तो बता देना। विस्मयादिबोधक चिन्ह इतना कहकर रेहान ने अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और उसकी बातों को सुनकर दादाजी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उन्होंने थोड़ा परेशान होते हुए अपने आप से कहा, उद्धरण चिन्ह, रेहान तुम्हारे सीने में दिल नहीं है बेटा, और इसीलिए शायद तुम फीलिंग्स को नहीं समझते। मुझे डर है मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगे। न जाने क्यों मैंने तुम्हारी आंखों में आयशा के लिए भी फीलिंग नहीं देखी। न जाने तुम्हारा क्या होगा। अब तो बस खुदा से यही दुआ है, किसी तरह तुम्हारे सीने में एक छोटा सा दिल भी हो जो मोहब्बत और फीलिंग्स को समझे। और वहीं दूसरी तरफ रेहान एरोप्लेन में बैठे हुए बाहर का नज़ारा देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, मोहब्बत की बहुत छोटी सी बस्ती है, लेकिन वह अच्छी अच्छी हस्ती को फना कर देता है। इसलिए ये जज्बात मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मोहब्बत काया बनाती है और रेहान मलिक काया नहीं है। इतना कहते हुए उसके आसपास का एटमॉस्फेयर एक बार फिर ठंडा हो चुका था। और वहीं दूसरी तरफ अली प्लेन में ही एक साइड बैठे हुए बाहर का नज़ारा देखते हुए बोला, उफ धरती का ये स्वर्ग, फाइनली आज मैं इस जन्नत को देखने वाला हूँ। और अब अपने इस खड़ूस बॉस के चेहरे के अलावा भी मुझे कुछ और नजर आएगा। इतना कहते हुए अली के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। योर ब्यूटी इज माई डेस्टिनी। सिया 21वीं सदी की मेकअप आर्टिस्ट और कॉस्मेटिक सर्जन जो टाइम ट्रैवल करके 16वीं सदी में चली गई, और उसकी मुलाकात हुई एक घमंडी और गुस्सैल राजकुमार से। कैसे पता करे कि सिया अपने टाइम ट्रैवल का रहस्य और कैसे वापस आएगी अपने समय में। माय ऑब्सेस्ड माफिया, क्या हो अगर आप अनजाने में बचा ले किसी माफिया की जान पर बन जाए उसका जुनून। कुछ ऐसे ही कहानी है खुशी की, जिसने 3 साल पहले बचाई है एक माफिया की जान और अब बन चुकी है उसका जुनून, जिसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। और खुशी की जा चुकी है याददाश्त, वह तो उस घटना को भूल ही चुकी है। कैसे होगी यह प्रेम कहानी पूरी, जब खुशी पहुंचेगी उस माफिया के ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी बनकर। चैप्टर 4, रेहान की कश्मीर ट्रिप और हमला। तारांकन, रेहान तुम्हारे सीने में दिल नहीं है बेटा, और इसीलिए शायद तुम फीलिंग्स को नहीं समझते। मुझे डर है मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगे। न जाने क्यों मैंने तुम्हारी आंखों में आयशा के लिए भी फीलिंग नहीं देखी। न जाने तुम्हारा क्या होगा। अब तो बस खुदा से यही दुआ है, किसी तरह तुम्हारे सीने में एक छोटा सा दिल भी हो जो मोहब्बत और फीलिंग्स को समझे। और वहीं दूसरी तरफ रेहान एरोप्लेन में बैठे हुए बाहर का नज़ारा देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, मोहब्बत की बहुत छोटी सी बस्ती है, लेकिन वह अच्छी अच्छी हस्ती को फना कर देता है। इसलिए ये जज्बात मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मोहब्बत काया बनाती है और रेहान मलिक काया नहीं है। इतना कहते हुए उसके आसपास का एटमॉस्फेयर एक बार फिर ठंडा हो चुका था। और वहीं दूसरी तरफ अली प्लेन में ही एक साइड बैठे हुए बाहर का नज़ारा देखते हुए बोला, उफ धरती का ये स्वर्ग, फाइनली आज मैं इस जन्नत को देखने वाला हूँ। और अब अपने इस खड़ूस बॉस के चेहरे के अलावा भी मुझे कुछ और नजर आएगा। इतना कहते हुए अली के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। और अब कुछ ही घंटे बाद रेहान की प्राइवेट जेट कश्मीर के श्रीनगर में लैंड हुई, जहां रेहान और अली को रिसीव करने के लिए रेहान के कई बॉडीगार्ड्स और बिजनेस पार्टनर्स जो कि उसके साथ कश्मीर में बिजनेस करना चाहते थे, आए हुए थे। उन्होंने रेहान को रिसीव करते हुए बहुत ही एक्साइटेड होकर उसका वार्म वेलकम किया।
वेलकम सर, वेलकम। हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। आपको अपने सामने देखकर हमें बहुत खुशी हुई, कहते हुए वह लोग फूलों के हार और बुके के साथ रेहान की तरफ बढ़े। लेकिन इससे पहले कि वह लोग रेहान को वह सब देते रहने, अपने हाथ आगे करके उन्हें अपने पास आने से रोका और अपनी आंखों पर लगे हुए ब्लैक शेड काफी स्टाइल के साथ उतारते हुए उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी बट आई डोंट लाइक दिस। काम की बात करें। और रेहान की स्ट्रेट फॉरवर्ड बात को सुनकर उसके सामने खड़ा उसका होने वाला बिजनेस पार्टनर थोड़ा मायूस हो गया, लेकिन फिर वह अपने चेहरे पर भी किसी मुस्कान लिए अपनी बात आगे करते हुए बोला, शो सर, फिलहाल आप हमारे साथ चले, थोड़ा रेस्ट कर ले। आपके रहने का बहुत ही स्पेशल अरेंजमेंट्स हमारे खास और ब्यूटीफुल होटल में हुआ है। मिस्टर अली ने हमें बताया था कि आपको शांत जगह बहुत पसंद है, इसलिए। तो क्या आपको मिस्टर अली ने यह नहीं बताया कि रेहान मलिक के लिए सबसे पहले उसका काम इम्पोर्टेंट है? आई होप कि मेरे साथ बिजनेस डील करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए। कहते हुए रेहान ने बिजनेस पार्टनर की बात को वहीं रोक दिया और रेहान की बात को सुनकर उसका बिजनेस पार्टनर थोड़ा खामोश हुआ। वह अली की तरफ देखने लगा तो अली अपना सर धीरे से हाँ में हिलता है। अब बिजनेस पार्टनर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए हाँ में सर हिलाते हुए बोला, ऑफ कोर्स सर, आप अपने बिजनेस और करियर को लेकर कितने डेडिकेटेड है ये हमें पहले ही मालूम है। बहुत ही सुना था आपके बारे में और आज देख भी लिया। आपके साथ बिजनेस करके सचमुच हमें बहुत खुशी होगी। तारांकन तो चले सर, होटल के लिए लैंड फाइनलाइज कर लिया जाए। कहते हुए बिजनेस पार्टनर यानी मिस्टर समीर मल्होत्रा के चेहरे पर एक मुस्कान थी और उनकी बात सुनकर रेहान अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन बड़े स्टाइल और एटीट्यूड के साथ अपनी आंखों पर एक बार फिर गॉगल्स चढ़ाते हुए दूसरे पेंट की पॉकेट में अपना हाथ डालें अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा देता है। गाड़ियों का एक लंबा काफिला पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। अली ने जल्दी से दौड़कर रेहान के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और रेहान अपनी पर्सनल बॉडीगार्ड की टीम के साथ कुछ ही पल में गाड़ी में बैठकर तेजी से अपने नए होटल प्रोजेक्ट की लैंड को देखने के लिए निकल गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। श्रीनगर की सड़कों पर एक बार फिर गाड़ियों का काफिला दौड़ रहा था। इस वक्त रेहान के चेहरे पर काफी कोल्ड एक्सप्रेशन थे, आंखों में कोई इमोशन नहीं। कश्मीर की खूबसूरत वादियों को देखते हुए भी उसके चेहरे पर कुछ खास रिएक्शन नहीं आए थे। वहीं उसकी बगल में बैठा हुआ अली गाड़ी की खिड़की से बाहर का नजारा देखते हुए चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए हुए था। वह धरती के इस स्वर की फोटो अपनी आंखों में उतार रहा था। यह नजारा, यहाँ की ताजी हवा रेहान और अली की सांसों और आंखों में उतर रही थी। इस वक्त गाड़ी में शांत और खामोश बैठा रेहान मलिक, जो कि अपने सामने लैपटॉप पर तेजी से अपनी उंगलियां चला रहा था और जिसकी आवाज उस पूरे कार में गूंज रही थी। इसके अलावा गाड़ी में किसी भी चीज की आवाज नहीं थी। इस वक्त रेहान का और बहुत ही ज्यादा कोल्ड था। एक लगभग 6 फुट 7 इंच का लंबा चौड़ा और मजबूत कद काठी का इंसान खड़ा था। व्हाइट स्किन, नीली गहरी आंखें, खूबसूरत पतले होंठ, आंखों तक आते हुए काले बाल जिन्हें उसने जेल से सेट कर रखा था। 8 पैक एब्स, 5 पीस ब्लैक सूट पहने, व्हाइट शर्ट के ऊपर से 2 बटन खुले, जिसके अंदर से उसका मजबूत चौड़ा सीना नजर आ रहा था। चेहरे पर हल्की फ्रेंच बियर्ड जिसे उसने काफी सलीके से सेट किया हुआ था। गर्दन पर बना हुआ ब्लैक ईगल टैटू, जो कि उसकी मजबूत पर्सनैलिटी को काफी अच्छे से शो कर रहा था। वह सचमुच देखने में ही काफी स्ट्रांग लग रहा था। इस वक्त उसका लुक, अगर उसका दुश्मन देखे तो उसका कायल हो जाए और अगर लड़कियां देख तो पूरी तरह फ्लैट। उसके चार्मिंग लुक की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम थी, लेकिन ये पत्थर इतना मजबूत था कि इस पर कोई चीज भी असर करती ही नहीं थी। ये पत्थर जिसके सीने में शायद दिल की जगह लोहा था, जिसके अंदर इमोशनल नाम की चीज नहीं, जो किसी को भी देखकर पिघलती नहीं। यह इंसान क्या ही जाने प्रकृति की खूबसूरती के बारे में, इसे तो बस हर वक्त अपना काम ही नजर आता था। लगभग आधे घंटे तक लैपटॉप में तेजी से बटन की कट की आवाज आ रही थी और कुछ ही देर बाद वह गाड़ी अचानक ही ब्रेक लगाती है। इसके बाद भी लैपटॉप पर चले रही उंगलियां शांत नहीं हुई। यूं ही देखते ही देखते लगभग 15 मिनट निकल चुके थे, लेकिन गाड़ी में खामोशी फैली हुई थी। अली बिल्कुल शांत गाड़ी में ही बैठा हुआ था। उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह रेहान को बताए कि वह लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि रेहान को अपने काम के बीच किसी की भी डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। वह भी काम कर ही रहा था कि तभी अचानक ही वह बिजनेस पार्टनर, जो न जाने कब से बाहर खड़े होकर रेहान के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन रेहान के डर से ना ही अली की हिम्मत हो रही थी कि वह गाड़ी से बाहर निकलकर बिजनेस पार्टनर को थोड़ी देर वेट करने के लिए कह सके, क्योंकि अगर गाड़ी के दरवाजे की आवाज से अगर रेहान जरा भी डिस्टर्ब हुआ तो ऊपर वाला ही जानता है अली का क्या होगा।
विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट। अली अभी खामोश बैठा ही था कि तभी अचानक की गाड़ी की खिड़की का कांच नॉक होता है, जिसे सुनते ही अली के माथे से पसीना बहाने लगा और उसका चेहरा थरथराने लगा। वह अपनी आंखें तेजी से बंद कर लेता है क्योंकि अब वह समझ चुका था किसी ने सोए में शेर को जगा दिया है। बेचारा अपना सर झटक कर रह गया कि तभी कांच पर एक बार फिर से नॉक हुआ और इसे सुनते ही रेहान, जो कि अपना पूरा कंसंट्रेशन अपने लैपटॉप पर लगाए उस पर कुछ इंपोर्टेंट वर्क कर रहा था, अपने चेहरे पर यूं ही कोल्ड एक्सप्रेशन लिए अपनी नीली नजरें उठाकर सामने की तरफ देखता है। बैक टू द होटल। और इन शब्दों को सुनते ही अली अपना सर झटका रह गया। अगले ही पल वह अपने बिजनेस पार्टनर समीर मल्होत्रा को बिना कोई एक्सप्लेन दिए गाड़ी को वापस होटल की तरफ ले गया। समीर मल्होत्रा को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर उससे गलती क्या हुई कि तभी उसके पास एक मैसेज आया, जिसे पढ़ते ही उसके माथे से पसीना बहने लगा और उसकी दुनिया ही उजाड़ हो गई। वह अचानक ही दर्द से चीख पड़ा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बिजनेस तबाह नहीं हो सकता। कहते हुए वह अचानक चीलते चीलते वहीं बेहोश हो गया। उसे बहुत ही बुरी तरह हार्ट अटैक आ गया था और अब उसके लोग उसे संभाल रहे थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था कि तभी गाड़ी में बैठा अली अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। सर, मैंने उस लैंड को फाइनलाइज करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन की पेटिशन डालने के लिए वकील से कह दिया है और मिस्टर समीर मल्होत्रा ने मार्केट से जितना भी पैसा लिया था उसकी गारंटी हमने वापस ले ली है। इसके बाद वह बैंकक्रप्ट हो गया है। लेकिन सर, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप इतनी दूर कश्मीर में लैंड देखने आए पर बिना देखे ही उसे फाइनल कर दिया। पता नहीं वह कैसी जमीन है, हमें प्रॉफिट होगा या नहीं। और ऊपर से यह कश्मीर की जगह है, यहाँ अक्सर नेचुरल डिजास्टर आते ही रहते हैं और उससे बचे तो टेररिस्ट अटैक। आपको नहीं लगता अपने होटल की करोड़ों की डील अकेले अपने दम पर करने का फैसला लेकर बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है? मेरा मतलब, अगर बिजनेस पार्टनर होता तो लॉस के चांस कम होते हैं। अली रेहान को सवालिया नज़र से देख रहा था। उसकी बात सुनकर रेहान, जो कि अब तक अपने लैपटॉप साइड में रखकर एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ अपनी आंखों से ब्लैक शेड हटाकर अपनी आंखों को रेस्ट दे रहा था, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर किसी राजा की तरह एक ठंडी सांस लेकर बोला, अगर रिस्क बड़ा है तो प्रॉफिट भी बड़ा ही होगा, और अगर लॉस से डरोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? वैसे भी ये लैंड हमारे काम की है। डिड यू रियली थिंक दैट कि मैं बिना कुछ जाने समझे ऐसे ही इतना बड़ा फैसला ले लूंगा? आई डिड नॉट बिकम सच अ बिग बिजनेसमैन जस्ट लाइक दैट। इतना कहते हुए रेहान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी और उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर अली भी उसके दिमाग का कायल हो गया। थोड़ी ही देर में वह लोग एक बहुत ही खूबसूरत और लग्जरियस होटल में थे, जहां रेहान फ्रेश होने के लिए बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट। इस वक्त उसकी बंद आंखों में, ख्वाबों में और ख्यालों में उसका बिजनेस और सक्सेस के अलावा कुछ भी नहीं था। डॉट। थोड़ी ही देर में वह फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया और होटल सर्विस को कॉल करते हुए उसने कुछ ब्रेकफास्ट अपने कमरे में मंगवाया। थोड़ी ही देर में वह रेडी हो चुका था, तब तक होटल सर्विस उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ चुकी थी और अब वह ब्रेकफास्ट करते हुए एक बार फिर अपने काम में लग गया कि तभी अचानक ही उसके मोबाइल पर कॉल रिंग करने लगी। उसने मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा, जिस पर आयशा नाम फ्लैश हो रहा था, और इसे देखकर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए। रेहान ने साफ तौर पर उस फोन कॉल को इग्नोर कर दिया और वहीं दूसरी तरफ आयशा उसे लगातार 3 कॉल मिलाने के बाद बुरी तरह से चीर चुकी थी। अब वह गुस्से से पैर पटकते हुए अपना फोन बेड पर फेंक देती है। यू रेहान मलिक, तुम इस तरह मुझे इग्नोर नहीं कर सकते जब भी तुम्हें कॉल करती हूँ। बहुत कम ही चांस होते हैं कि तुम मेरी फोन कॉल को रिसीव करो। 6 साल, पूरे 6 साल हो गए हैं तुम्हें डेट करते हुए, लेकिन अभी भी तुम्हारा एटीट्यूड वही है। तुम्हें देखकर साफ पता चलता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। बट यू डोंट वरी, बहुत जल्द मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी और मैं भी तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारे दिल पर अपना जादू ना चला दिया तो मेरा नाम भी आयशा फरहान सिद्दीकी नहीं। कहते हुए वह गुस्से से पैर पटकते हुए बिस्तर पर अपनी गोद में तकिया लिए आलती पालती मार कर बैठ गई कि तभी कमरे में एक अंधेर उनकी औरत, जिसकी उम्र लगभग 40 या 42 होगी, अपने हाथों में खाने की ट्रे लिए दाखिल हुई और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए वह खाने की ट्रे से साइड टेबल पर रखते हुए आयशा के पास आकर बोली, क्या बात है आयशा बेटा, मेरी बच्ची का मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या आज फिर रेहान से झगड़ा हुआ? और उस औरत की बात सुनकर आयशा मुंह फुलाए हुए थोड़ा नखरा दिखाते हुए बोली, नहीं दाई माँ, झगड़ा तो तब होगा ना जब वह मुझसे बात करे, लेकिन उसके पास तो मुझसे बात करने का टाइम ही नहीं है। आपको पता है वह कश्मीर की ट्रिप पर गया है, मेरा कितना दिल था उसके साथ कुछ प्राइवेट टाइम बिताने का, और वह अकेला ही मुझे बिना बताए चला गया।
ऊपर से मुझे फोन करके ये भी नहीं पूछ रहा कि मुझे कश्मीर से कुछ चाहिए या नहीं। सच दाई माँ, वह ना बहुत खड़ूस है, हार्टलेस कहीं का हुए है। कहते हुए आयशा अपनी दाई माँ से शिकायत कर रही थी और उसकी शिकायतों को सुनकर दाई माँ प्यार से उसके सर पर हाथ फिरते हुए, हाँ हाँ बस इतनी सी बात मेरी प्यारी बच्ची, यह मर्द जात ऐसे ही होते हैं, इन्हें हम औरतों की फीलिंग्स पर रिएक्ट करना नहीं आता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनके दिल में हमारे लिए फीलिंग नहीं होती। दुनिया में कई ऐसे मर्द होते हैं जो अपने चाहने वाले को यह जताते ही नहीं कि वह उन्हें कितना चाहते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस डर की कहानी वह उसके सामने कमजोर ना पड़ जाए। शायद रेहान भी उन्हीं में से एक है, और ये तो अच्छा है ना कि वह इतना रफ एंड टफ है। उसे दबाना किसी के बस की बात नहीं, और यही तो उसकी खासियत है। वह अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है, और सच तो यह है कि आज की दुनिया में वही इंसान आगे बढ़ता है जिसे अपने आप पर कंट्रोल हो। और जहां तक बात है उसके अटेंशन की, तो तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्द तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी। उसके बाद बीवी से ज्यादा जरूरी है किसी भी मर्द के लिए कुछ नहीं होता। और तुम तो इतनी खूबसूरत, समझदार और प्यारी हो, देखना एक बार वह तुम्हारे प्यार को करीब से महसूस करेगा, उसके बाद वह तुम्हारे अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाएगा। और यह सुनकर आयशा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह उम्मीद भरी नजरों से दाई माँ की तरफ देखते हुए बोली, सच? क्या आप सच कह रही है दाई माँ? क्या ऐसा सचमुच होगा? रेहान के ख्वाबों और ख्यालों पर, उसके दिल पर सिर्फ मेरा राज होगा। और यह सुनकर दाई माँ मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाकर बोली, हाँ मेरी बच्ची, सिर्फ तेरा हक होगा। अब चल अच्छे से खाना खा ले और आराम कर, वरना आंखों के नीचे दाग सकल हो जाएंगे। आखिर तुझे भी तो अपने रेहान के लिए ब्यूटीफुल लगना है। और दाई माँ की बात सुनकर आयशा मुस्कुराते हुए जल्दी से खाना खाने के लिए तैयार हो गई। दाई माँ ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। दिमर यानी कि परवीन जी, जिन्होंने आयशा को 10 साल की उम्र से अपनी बेटी की तरह पाला है, और आज आयशा जो कि 25 साल की हो चुकी है, परवीन जी को अपनी माँ की तरह मानती है। वैसे तो आयशा एक बहुत ही नेचुरली और बदतमीज लड़की है, लेकिन परवीन जी के लिए उसके दिल में एक अलग ही जगह है, और परवीन जी के लिए भी वह उनकी बेटी से बढ़कर है। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में रेहान महज आधे घंटे के आराम के बाद एक बार फिर पूरी तरह रेडी होकर अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ वापस दिल्ली के लिए निकल रहा था। और इस वक्त वह अपने एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। अली, जो कि ज्यादा ट्रैवलिंग के कारण पहले ही थक चुका था, लेकिन इसके बावजूद वह अपने रोबोट जैसे बॉस के साथ सफर करने के लिए मजबूर था। अली मन ही मन रेहान को कोसते हुए अपने आप से बोला, उफ, यह इंसान है या रोबोट कितना काम करता है, खुद भी करता है और मुझे भी करवाता है। अरे इस रेस्ट नहीं करना तो ना करे, लेकिन मुझे तो थकान होती है ना। लेकिन ये बात इस जल्लाद को कौन बताएं? पता नहीं यह इंसान खाना खाता है या पेट्रोल पीता है, इतना माइलेज कौन देता है? पेट्रोल पीता हूँ, और अगर तुमने अपने दिल में बड़बड़ाना बंद नहीं किया तो अभी तुम्हारा खून भी पीने वाला हूँ। उद्धरण चिन्ह। इडियट, इतनी ही नींद आ रही है तो कहो तो 2-4 गोलियां खिला दूं। कहते हुए रेहान अपनी गन लेकर उसमें अपनी बुलेट चेक करने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत तारानकन ही डार्क एक्सप्रेशन थे, जिसमें वह काफी सीरियस लग रहा था, और उसकी बातों को सुनकर अली की तो सांसें ही अटक गई। वह तुरंत ही घबराते हुए हड़बड़ा कर अपना सलाइवा गिरते हुए बोला, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। नहीं 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 सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इतना कहकर अली अपने चेहरे को इधर उधर करने लगा। इस वक्त उसकी आंखें गोल गोल मटक रही थी। उसे सचमुच अपने जल्लाद दो बहुत से डर लग रहा था, क्योंकि रेहान से वार्निंग नहीं देता बल्कि करके दिखाता है। वह लोग अभी एयरपोर्ट की तरफ जा ही रहे थे कि तभी अचानक ही उनके आगे और पीछे चल रही गाड़ियों में एक के बाद एक कई ब्लास्ट होने लगे, और ऐसा होते ही अली और रेहान पूरी तरह चौकन्ने हो गए। वह दोनों जल्दी ही अपनी पोजीशन लेकर अलर्ट हो चुके थे और अपनी अपनी गन में बुलेट चेक करने लगे थे। रेहान ने तुरंत ही 2 गन अपने पेंट के पिछले पॉकेट की तरफ फंसा लिया, और एक गन उसने अपने शोल्डर में छुपा लिया। दूसरे गन को वह अपने हाथों में लेकर तेजी से गाड़ी से बाहर निकला, और अब वह जल्दी से सड़क पर लेटकर लुढ़कते लुढ़कते पास के एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुप गया। अली भी तुरंत अपनी गन लोड करके 2 गन को अपने पेंट में छुपाकर तीसरे को अपने हाथ में लेकर गाड़ी से निकालकर छुपाते छुपाते वह भी एक चट्टान के पीछे छुप गया कि तभी अचानक से गाड़ी का ड्राइवर भी उनकी गाड़ी के साथ ब्लास्ट हो गया। कुछ ही सेकंड में वहां लाशों के ढेर लग चुके थे। कुछ बॉडीगार्ड जो कि जिंदा बच चुके थे वह आसपास फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें चारों तरफ से कुछ गुंडों ने घेर रखा था।
वह सभी गुंडे ऊंची पहाड़ की चोटी पर छुप छुप कर पेड़ों के पीछे छुपकर उनके ऊपर फायरिंग कर रहे थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। रेहान अली के साथ मिलकर और अपने बॉडीगार्ड के साथ कई सारे गुंडों को मौत की नींद सुला चुका था कि तभी अचानक ही रेहान को पीछे से किसी ने गोली मारी। एक के बाद एक लगातार 3 फायर हुए। रेहान, जिसका ध्यान आगे अपने दुश्मनों से निपटने में लगा हुआ था, अचानक ही पीठ पर वार होने से वह खुद को संभाल नहीं पाया क्योंकि वह खाई की चट्टान को पकड़कर छुपा हुआ था। उसका बैलेंस बिगड़ और वह तुरंत ही खाई से नीचे जाकर गिर गया। ऐसा होते ही अली की एक जोरदार चीख निकली, नहीं सर। इसके साथ ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अब अली ने जल्दी से अपनी सिक्योरिटी टीम को कॉल किया और वहां मदद मंगवा। तब तक वह अपने दुश्मनों से फायरिंग कर रहा था। थोड़ी सी देर बाद सिक्योरिटी टीम आ चुकी थी और उन्होंने सब कुछ अपने अंडर ले लिया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन अब अली की टेंशन रेहान को ढूंढने की थी क्योंकि अब अंधेरा होने वाला था। वह लोग तेजी से अंधेरा होने से पहले ही रेहान को ढूंढना चाहते थे। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से रेहान को ढूंढा जाने लगा। कई सारे लोग नीचे जाकर जंगलों में उसे ढूंढ रहे थे कि तभी आसपास के लोकल लोगों से उन्हें पता चला कि यहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं जो कि बहुत ही खूंखार हैं। अगर गलती से भी रेहान उनके हाथ लग गया तो शायद उसका बचना इम्पॉसिबल है। और यह जानकर अली बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रेहान के घर पर उसके दादाजी को इस बारे में इन्फॉर्मेशन दे या नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि उनकी उम्र इस वक्त बहुत ज्यादा थी, उन्हें हार्ट अटैक आने का भी डर था, इसलिए रेहान ने फिलहाल उन्हें कुछ न बताने का ही फैसला लिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो चुका था और अब हेलीकॉप्टर या ड्रोन से कुछ भी देखना इम्पॉसिबल था, इसलिए राहत और बचाव की तलाश बंद कर दी गई थी। लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने हाथों में हथियार और टॉर्च की मदद से नीचे खाई में रेहान को ढूंढ रहे थे। लेकिन फिलहाल उन लोगों के ऊपर भी जान का खतरा था क्योंकि जंगली भालू और भेड़िए उन पर हमला कर सकते थे। वहीं हर एक पल के साथ अली परेशान होता जा रहा था कि तभी उन लोगों को पता चला कि नीचे से एक गहरी नदी जाती है जिसमें कुछ मगरमच्छ भी रहते हैं। अगर रेहान उस नदी में गिरा फिर भी उसका बचना बहुत मुश्किल है। वह नदी काफी गहरी और लंबी है। ये जानकर तो अली को सचमुच रेहान के लिए डर लग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ महर अपनी दोस्त मरियम के साथ उसकी ग्रोसरी शॉप पर सामान पहुंचाने आई थी। दरअसल मरियम के अम्मी अब्बू की एक ग्रोसरी शॉप थी। वह लोग काफी बूढ़े थे, इसीलिए मरियम और महर ही उन लोगों को सामान पहुंचाते थे। हर 2 या 3 दिन में वह लड़कियां अपने कॉलेज से दोपहर के वक्त निकलकर जरूर का सामान लेकर उन लोगों की ग्रोसरी शॉप पर पहुंचाकर रात होने से पहले वापस अपने हॉस्टल की तरफ चली जाया करती थी। लेकिन आज उन्हें कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी, इसीलिए मरियम महर को आवाज देते हुए बोली, या खुदा महर, आज तो बहुत लेट हो गया है। वार्डन मैडम आज तो हमारी अच्छी क्लास लगाएगी। सॉरी यार, मेरी वजह से हमेशा तू भी प्रॉब्लम में फंस जाती है। और मरियम के सॉरी मांगने पर महर उसके कंधे पर हाथ मारते हुए जल्दी जल्दी अपनी साइकिल चलाते हुए बोली, अरे कोई नहीं यार, दोस्ती में इतना तो चलता है। अब जल्दी चल, इससे पहले कि और लेट हो जाए, वैसे भी रात के 8 बजे बजने वाले हैं। कहते हुए वह दोनों सहेलियां तेजी से अपने घर की तरफ जा रही थी क्योंकि कश्मीर में इस वक्त ठंड का मौसम था। बर्फबारी भी हुई थी और कई हद तक ओस इस कदर गिरी थी कि ऐसा लग रहा था कि बारिश भी हो रही है। आसपास घने पेड़ जिन पर पानी की बूंदें ठहरी हुई थी, वह पेड़ों से टपकते हुए उन दोनों की कपड़ों को भी भीगा रही थी। वह दोनों लड़कियां जा ही रही थी कि तभी अचानक ही उनकी नज़र किसी चीज पर गई जिसे देखकर उनके मुंह से चीख निकल गई। लव CONTRECT विद यू। एशिया का नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट और हार्ट सर्जन अर्जुन बजाज, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं, बहुत ही ज्यादा हैंडसम और एरोगेंट, मेडिकल की दुनिया में जिसकी तूती बोलती है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, वैसे ही अर्जुन में भी है एक समय उसकी एक अजीब बीमारी जिसका इलाज लाख कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं मिला। लेकिन उसकी दुनिया तब बदल जाती है जब उसकी मुलाकात होती है 19 साल की महक से, और वह कर लेता है उससे जबरदस्ती शादी। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके लिए अर्जुन ने कर ली है महक से शादी, और ऐसी क्या बीमारी है अर्जुन को जिसका इलाज है सिर्फ महक।